The Teachers Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। The Teachers Show. नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 130 में आपका स्वागत है। मित्रों, रोज की तरह आज हम एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ इस शो में दिल्ली के बहुत ही युवा और ऊर्जावान शिक्षक और कवि आलोक कुमार मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव है, और साथ में हमारे साथ लाइव है रोज की तरह इस शो में विशेषज्ञ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय श्री गिरीशन जोशी जी, जो कि पूर्व निदेशक हैं CCRT नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के। और आज जो शिक्षक हमारे साथ हैं उनकी ऊर्जा का स्तर बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत शुरू करें, हमारा जो रोज का सेगमेंट है आप जानते हैं, हम एक सवाल आपसे शो के शुरुआत में पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देने वाले साथियों को माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर मिलता है, जिसमें एक खूबसूरत सा चश्मा आपको दिया जाता है। तो वो चश्मा जीतना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, लेकिन वो एक प्रेम का प्रतीक है द टीचर शो की ओर से जो आपको दिया जाता है। तो मैं स्वागत करूंगा हमारे आज के दोनों मेहमानों का, एक मेहमान है, दूसरे हमारे रोज के विशेषज्ञ हैं। मिश्रा जी का स्वागत है हमारे आज के मेहमान आलोक कुमार मिश्रा जी का, और साथ में गिरीश जोशी सर का स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सेगमेंट का पहला जो हमारा सत्र है मिश्रा साहब, वो सवाल जवाब का। जोशी सर एक सवाल पूछते हैं जैसा मैंने बताया, और उसका जवाब देने वालों को माया ऑप्टिकल्स की ओर से पुरस्कार दिया जाता। तो ये रहा सवाल स्क्रीन पर। सबसे अनुरोध है कि सर इसको पढ़ के कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं। इनके पिता जो थे वो कवि थे। अपने कवि पिता की जैविक ही नहीं बल्कि वैचारिक संस्कृति लिए और अपने व्यक्तित्व पर पिता के गहरे प्रभाव को अपनाने वाली यह शख्सियत भारतीय पारंपरिक लोक ज्ञान की महत्ता को जीवन पर्यंत उभारते रहे। संस्कृत भाषा में इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री ली। पारंपरिक तरीकों को खोजने, सहेजने और लोगों से साझा करने की जीवन पर्यंत मुहिम को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। वे इस मार्ग की एक पत्रिका का संपादन भी कर रहे थे, और आश्चर्यजनक बात है कि अपने देहावसान से कुछ घंटे पूर्व वो इस कार्य में संलग्न थे, और मेरा उनसे मिलना हुआ, और मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपके साथ मिलके इन शख्सियत को श्रद्धांजलि दे रहा हूं।
क्योंकि संत के तरह मैं मानता था इस आदमी को। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। He was not only the biological son of his poet father, but also had the genes in letter and spirit in his DNA. He not only explored the existence and importance of traditional knowledge, folk traditions, but created awareness about it. He was dedicated and devoted and shared the nuances of this knowledge, means traditional knowledge, throughout his life. Obtained master's degree in Sanskrit. He is known for his dedication, explorations, values, and nature of sharing his understanding. He was the editor of this reputed, widely circulated magazine of this tradition or this path. Would one believe that he was still editing the issue of this magazine before his departure for heavenly abode? To whom are we paying our respect by reminiscing him? माया ऑप्टिकल्स का भी हार्दिक आभार कि उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न के सेगमेंट को स्पॉन्सर करने के लिए। तो हमारा भी एक उत्साह बढ़ जाता है और सुधी पाठकों की ओर से, सुधी श्रोताओं की ओर से जो जवाब हमको मिल रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छे जवाब हैं। गूढ़ अध्ययन करके वो बैठते हैं या वो एक्सप्लोर करते हैं और अंत तक हमको काफी बार ये इनके उत्तर मिले हैं। मुझे एक चैलेंज रहता है इस प्रश्न को बनाने में कि गूगल गुरु जो हैं वो इसका आंसर न दे पाए, और मुझे लगता है कि हम काफी हद तक उस कार्य में सफल हो जाते हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि गूगल को यदि आप डाइसेक्ट करते 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 जाइए तो गूगल आपको दे देगा, लेकिन इस डाइसेक्शन के चक्कर में वो समय बीत जाता है। तो फिर आप न कविवर को सुन पाते हैं, न साहित्यकारों को देख पाते हैं, न सुन पाते हैं जी। और ये एक सम्मान का प्रतीक है। ये एक चैलेंज के रूप में तो कई लोग लेते हैं, लेकिन एक सम्मान का प्रतीक है चश्मा, जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। हमारे एक दर्शक है सर मोहन पाठक जी रामनगर से, वो कह रहे हैं कि कभी वो चश्मा पहनकर भी दिखाइए। तो पाठक जी स्क्रीन पर मैंने उस चश्मे के फोटो लगा दिए हैं, यही चश्मे हैं जो हम भेजते हैं। अच्छा। ये मैं खुद दुकान से जाके अपने फोन से फोटो खींच के लाया हूँ सर, ताकि किसी प्रकार की आशंका न रहे। बहुत सारे दर्शकों को ये नाम मिल चुका है माया ऑप्टिकल्स की ओर से। बहुत खूबसूरत चश्मे हैं। तो अभी कभी मुझे इनाम मिलेगा तो मैं पहन के दिखाऊंगा। अभी तक मैंने नहीं जीता इनाम, इसलिए मुझे नहीं मिल पाया। मिलेगा इनाम? ये इनाम मुझे कैसे मिलेगा? सर आपको तो एक स्पेशल गिफ्ट जो है माया ऑप्टिकल्स की ओर से भेजा जाएगा। अभी नहीं, जब 200-300 प्रश्न हो जाएंगे तब, 200-300 एपिसोड हो जाएंगे तो हमारे साथ हेमंत जी का प्रोत्साहन रहता है। वो कहने स्वागत है। हेमंत बिस्सर नैनीताल से सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। द टीचर शो के 130वें एपिसोड में आपने ओपनिंग पहला रन आप ही ने बनाया था सर। मिश्रा जी जो आपको देख रहे हैं बगल के स्क्रीन में दिख रहे हैं हमारे हेमंत सर, पहले एपिसोड के हीरो आप ही थे और बड़ा अब तक का सबसे ज्यादा देखा गया दूसरे नंबर का वो एपिसोड है। माननीय मंत्री जी का एपिसोड पहले नंबर पर पहुंच गया हेमंदा, और दूसरे नंबर पर इस वक्त आपका एपिसोड है आज भी। तो ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि आप लगातार पहले रन से लेकर 130वें रन तक हमारे शो में लगातार बैटिंग कर रहे हैं। गावस्कर के फेवरेट हैं, इनके फेवरेट गावस्कर हैं जो ओपनिंग गए और अंत तक आउट नहीं हुए। रन भले ही 60 बनाए सर। 60 बनाए थे, 38 बनाए थे? 60 ओवर में, हाँ 60 ओवर में 38 बनाए शायद। हाँ 36 उन दिनों वनडे 60 ओवर का होता था जी। बट लेकिन अमेजिंग प्लेयर यार, अमेजिंग। भारत की मतलब 1971 का डिकेड आप याद करें तो गावस्कर ही थे इंग्लैंड में जो धुआंधार इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में उन्होंने भारत को प्रतिष्ठा दिलाई थी। तो चलिए हम आवाज से भी लगता है कि वो गावस्कर के सही प्रतिनिधि हैं। बहुत धैर्य से, बहुत मतलब बेस्ड होकर बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो खैर मिश्रा जी आपका फिर से स्वागत है सर हमारे शो में।
तो हम शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें, क्योंकि जिस तरह से आपने लिखा था कि आप बहुत ही साधारण परिवार से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश से, तो वो सफर कैसा था आपका विद्यार्थी जीवन का, उसके बाद कॉलेज लाइफ का, उसके बाद फिर संभवतः बेरोजगारी का भी संघर्ष रहा होगा कुछ दिन, तो वो कैसा था और अब कैसा, आप किस स्थिति पर हैं? जी, पहले तो आभार और शुक्रिया द टीचर शो का कि इतनी प्रतिष्ठित मंच पर मुझे मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का और बात रखने का अपना। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताऊं, तो मैं मूलतः उत्तर प्रदेश में एक जिला है सिद्धार्थ नगर, उसमें एक गांव है लौटा, मैं वहां से जी, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुई है। 10वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद चूंकि पिताजी दिल्ली में काम करते थे, रोजगार की तलाश में आए, तो फिर उन्होंने परिवार भी अपना, जैसे मेरी माताजी और सबको यहाँ बुलाया। तो आफ्टर 10th मैंने यहीं पर पढ़ाई की दिल्ली में, सरकारी स्कूल में 11th 12th यहाँ किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ग्रेजुएशन में किया। उसके बाद वहीं से बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, एमए, एमएड, एमफिल और अभी पीएचडी में मैं इनरोल हूँ। तो ये मेरी एक शैक्षिक यात्रा है। इसके अलावा अभी मैं 2009 से दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ। टीजीटी सोशल साइंस के पद पर मैंने 10 साल पढ़ाया है। अभी हाल ही में मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पद पर चयनित हुआ हूँ। तो ये मेरी एक संक्षिप्त यात्रा, आप समझ सकते हैं। जी, आपने कहा कि आपने दिल्ली से बीएड किया, तो सीआईटी से किया? CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ, एजुकेशन, जो दिल्ली हाँ, का दिल्ली विश्वविद्यालय में है, वहां से हाँ, मैंने हाँ, वहां से एमएड भी है, एमफिल भी है और पीएचडी भी वहीं से चली। क्या बात है यार, क्या बात। वो सीआई की तो छाप होती है, सीआई की तो एक छाप है, मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन जी, इन इंडिया। मतलब देश के बेहतरीन संस्थाओं में से एक है। बेहतरीन संस्था, कोई शक नहीं, कोई शक। जी, तो आगे फिर ये कविता की तरफ रुचि कैसे आई और आगे की यात्रा कैसी रही? तो मेरी रुचि रही स्कूल लाइफ से ही कि मैं कुछ कविताएं या जो भी मन में आता था मैं उसे लिखता रहता था। हालांकि इसको लेकर हाँ, मैं बहुत गंभीर नहीं था। और हाँ, अभी पिछले कुछ सालों से, 5-6 साल से, जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहां पर मैंने कुछ लिखा और आप जैसे सुधी लोगों ने कुछ बताया कि नहीं ये तो आप अच्छा लिख रहे हैं और थोड़ा गंभीर होकर इस पर सोचिए आगे, तो फिर मैंने कविता के क्षेत्र में लिखना शुरू किया। और कविता ही नहीं, मैं कहानियां भी लिखता हूँ, समसामयिक और शैक्षिक मुद्दों पर लेख वगैरह भी मैं लिखता रहता हूँ, क्या जो बात। समय समय पर अखबारों में, शैक्षिक पत्रिकाओं में, सब में आता रहता है। जनसत्ता में तो लगभग रेगुलर मेरा कॉलम आता है, दुनिया मेरे आगे में, जिसमें मैं अमूमन अच्छा, शैक्षिक जो अनुभव है मेरे स्कूल और क्लासरूम के, उनको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो लिखने का जो रुचि है, वो लिखता तो मैं स्कूल समय से ही था, पर ये मान हाँ, सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में इसको एक गंभीरता से मैंने लिया। और अब मेरी पहचान इतनी पुख्ता अपने जानने वालों में हुई है कि अब बहुत से लोग मुझे साहित्य या हिंदी विषय का शिक्षक मानते हैं, जो स्कूल या उससे बाहर के लोग हैं। तो ये एक नहीं, मामला तो देखिए हो गया। ऐसा है कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उन्होंने ये कहा जो व्यक्ति 2 भाषाएं बोलता है वो उसके बूढ़ा होने की जो जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि माइंड चलता है ना 2-3 जगह में। तो हम इंडियंस तो टॉप पे आएंगे वर्ल्ड में, क्योंकि माँ का रसोई में कुछ और बोलते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे कुछ और है, घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, दोस्तों के साथ कुछ और है। और हिंदी हिंदी तो है ही है, इंग्लिश भी साथ में आ गई या उर्दू भी साथ में आ गई। तो कोई भी भारतीय जो है वो 3 भाषाएं तो जानता ही जानता है। बिल्कुल। मल्टीटास्किंग। मल्टीलिंगुअल, वो मल्टीलिंगुअल है ही है, राइट। तो वो आपके साथ हिंदी भी जुड़ी और पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस भी जुड़ी। तो आप तो और एक हमारे अभी 3 एपिसोड पहले कवित्री हमारे इस प्रोग्राम में आई थी, गीता उप्रेती जी। वो 4 महीने, आज उनको 4 महीने 14वां दिन है कवि बने हुए।
4 महीने 14वां दिन सोशल मीडिया के सहारे उनको भी प्रगति मिली, उनको भी रिकग्निशन मिला। और इस तरह आपको, उनको 4 महीने 14 दिन हुए तो आपको 5 साल 15 दिन हुए। और आप कह रहे हैं 5 साल 15 दिन की मेरी एज है, कवि बने हुए, 5 साल से आप लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि इस एज में हमको भी लिखना शुरू करना चाहिए यार। कोई एज, वो एज इज जस्ट ए नंबर गेम, नो। गीता जी कर सकती हैं, आप कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते? लिखने की और अपनी बात रखने की मुझे लगता है कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। हम अपने बिल्कुल सही। अनुभव जितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेड करें, अपने एक्सपीरियंसेस को जितना जी ज्यादा जी। लोगों के साथ शेयर करें, जितना ज्यादा हम हम्म। दूसरों से सीखें, तो मुझे लगता है ये हमें हमें समृद्ध करता है हमेशा। और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इंडियंस तो बहुत सारी योग्यताओं के साथ होते हैं। और जैसे हाँ, भाषा के लोग लेकर ही आपने कहा, मेरी मातृभाषा अवधी है और अवधि मैं है। हिंदी में इस तरह से बिल्कुल लिखता पढ़ता हूँ। तो हाँ, भाषाओं के तौर पे भी देखें तो हम बहुत समृद्ध लोग हैं। दुनिया के सबसे बिल्कुल। समृद्ध लोगों में से हैं हम लोग। हाँ, ये सबसे जरूर समृद्ध गर्व की लोग हैं। बात है हम लोगों नहीं नहीं, सबसे समृद्ध लोग हैं, सबसे समृद्ध में से नहीं, सबसे समृद्ध। की। जी हम जी अपने को, आपको बिल्कुल। मानना चाहिए कि हम भारतीय जो है एटलीस्ट एक चीज में तो नंबर 1 पे हैं। जी और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि गुजराती से गुजराती में बात करें, चाहे 4 सेंटेंस, मेरा तो जिंदगी भर उद्देश्य यही रहा, मेरी कार्यप्रणाली यही, 4 सेंटेंस सीखे भाषा के, उसके मुंह में हंसी आ जाती है। और हंसी लाना किसी के चेहरे पे आज के युग में सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपकी पुस्तकें कौन कौन सी प्रकाशित हुई? हालांकि हमारे भट्ट जी का कार्य है, लेकिन वो भी शायद कहीं उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, लेकिन हम ही कर लेते हैं आपसे, मैं और हेमंत। हम थोड़े से बुजुर्ग हैं तो हमारे प्रश्न जरा अजीब से होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जी तो किस विषय पे मैंने, लिखना है? जी मेरी एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है पिछले वर्ष 2019 में, हम्म। जिसमें मुख्यतः शैक्षिक अनुभवों को लेकर मैंने कुछ कविताएं लिखी। हाँ। और उसमें लगभग 70 कविताएं हैं जो शिक्षा, स्कूल, क्लासरूम के अनुभव, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध, उसके ऊपर। तो जो भी कक्षा में पढ़ाते हुए जो अनुभव मुझे हुए और जो मेरे दिमाग में कौंधा, तो मैंने उसको काव्यात्मक रूप में कुछ लिखने का प्रयास किया। बहुत और क्या सुंदर। बात। क्योंकि मैं अब आजकल की जो युवा पीढ़ी है उससे भी संबंध रखता हूँ, तो हम लोग हाँ, थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एक्टिंग। तो मैंने हाँ, अपनी कुछ कविताएं जो छोटी कविताएं थी, उनको समय समय पर उसको शेयर किया। तो हमारी अच्छा। दिल्ली में आजकल हमें शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ी नेमत प्राप्त है, वो है हमारे शिक्षा मंत्री जी, मनीष सिसोदिया हाँ। जी। वो अपने हाँ। शिक्षकों पर बहुत इस मामले में बहुत ट्रस्ट भी करते हैं और नजर भी रखते हैं कि हमारे शिक्षक जी कर जी। क्या रहे हैं। तो मैंने हाँ। सोशल मीडिया पर कुछ कविताएं शेयर की ट्विटर पे। तो उन तक पता नहीं कैसे वो कविताएं पहुंची। तो उन्होंने लगातार कुछ कविताएं मेरी देखी, तो उन्होंने सराहा उस चीज को, उसको शेयर किया कि ये हमारे शिक्षक हैं और इन्होंने देखिए क्या लाजवाब बात कही है। तो उससे बड़ा बहुत अच्छा। मनोबल बढ़ा। तो मेरे कुछ शिक्षक दोस्तों ने भी मुझे सुझाव दिया कि ये कविताएं बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत दिल को छू रही हैं, तो क्यों ना इसका ही एक संग्रह आप निकालिए। तो जब ये दिमाग में मेरी पहली बार ये बात आई, तो उस समय मेरे पास लगभग उसी तासीर की लगभग 40 कविताओं के आसपास कविताएं थी। फिर मैंने थोड़ा सीरियस होके सोचना शुरू किया कि जरूर इस पर एक कविता संग्रह मैं निकालूं। तो हम्म। जब लगभग 55-60 कविताएं हो गई, तो मैंने एक, क्योंकि मुझे पहला प्रोत्साहन जो आया था इस कविताओं को लेकर, इन तरह की एक ऐसी जगह से जो सच में मुझे मोटिवेट करते थे, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो मैंने ट्विटर पे, उनका नंबर नहीं था मेरे पास, एक शिक्षक के पास अमूमन राजनेताओं का इस तरह का नंबर नहीं होता। तो मैंने ट्विटर पे ही मैसेज बॉक्स में उनको एक मैसेज लिखा कि सर, मैंने इस तरह की कुछ कविताएं लिखी हैं और मैं उसको प्रकाशित करवाने की सोच रहा हूँ, तो क्या आप इसकी भूमिका लिख देंगे? तो मैंने बड़ा हम्म। सकुचाते हुए कहा था कि मतलब कुछ भी अगर वो लिख देंगे 2-4 लाइन, तो यस। शायद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो उन्होंने मुझे अपना मेल आईडी दिया, तुरंत ही जवाब आया कि आप इस पे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेज दीजिए, पांडुलिपि। तो मैंने तो भेज दिया, और भेजकर एक तरह से कि कहाँ उनको इतना समय होगा
कि लगभग 60-70 कविताएं वो पढ़ेंगे और उस पे अपनी बात रखेंगे। तो उस भेजने के लगभग 10-15 दिन बाद उनका पता नहीं कैसे, अब क्योंकि वो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग के मुखिया हैं तो उनको निकालना आसान रहा होगा नंबर। उन्होंने नंबर निकाला मेरा और उन्होंने मुझे फोन किया कि आप मुझे ये बताइए कितने शब्दों तक में भूमिका लिखनी है। तो मैं तो हाँ बहुत अचंभित था। मैंने कहा कि मैं सर आपको कैसे बता सकता हूँ कितने शब्द में लिखे, 200-250 शब्द में लिख दीजिए, आपकी व्यस्तता बहुत होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा। और जो भी उनको मुझे पीडीएफ वगैरह चाहिए था मेरे से उन्होंने दिया। ये रात के 10 बजे की बात है। मैं उनको देकर सो गया। सुबह जब उठा मैंने अपना फोन चेक किया और उसमें मेल बॉक्स में गया तो उसमें मेल मिनिस्टर की तरफ से आया हुआ था। और उसमें मैं खोल के मैं हैरान हुआ कि लगभग 1500 शब्दों में उन्होंने बहुत खूबसूरत उस किताब की भूमिका लिखी। और मतलब वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितनी बेहतरीन, ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच किसी शिक्षा मंत्री तो है ही, वो किसी शिक्षाविद ने ये बात कही है। और बहुत कविताओं की जो गूढ़ बातें थी, जो मैसेज था, जिसको बहुत अच्छे ढंग से शायद मैं भी गद्य में उतने अच्छे तरीके से नहीं कह पाता, उन्होंने उस चीज को उतना किया। तो मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा। बहुत मोटिवेशनल ये बात रही। और फिर ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। माया मृग जी ने जो प्रकाशक है उसके, उन्होंने बहुत सुंदर उसकी छपाई और पूरी साफ सफाई से उसको उस किताब का रूप दिया। और जब ये आया लगभग ये आया नवंबर 2019 में। तो जब ये नवंबर 2019 में आया तो कहते हैं कि भाई इंसान की लालच का तो कोई अंत है नहीं। तो मैंने फिर मिनिस्टर जी से अपने शिक्षा मंत्री जी से संपर्क किया। मैंने कहा सर किताब आई है और मैं आपको इसे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आइए मेरे ऑफिस में। तो मैंने जब उनको दिया तो उन्होंने ही मुझे बोला कि इसका लोकार्पण वगैरह नहीं करवाओगे। मैंने कहा सर मैंने तो सोचा नहीं है, अब करा लेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कराइए और मैं भी आऊंगा। तो उन्होंने वाह, इसका लोकार्पण किया। पूरे प्रोग्राम में काफी देर तक वो रहे, अपनी बात रखी। तो ये बड़ा एक मोटिवेशनल रहा कि एक स्कूल शिक्षक को लेकर और सरकार की जो ऊपरी इकाई है वहां से इतना सपोर्ट आए और इतनी अच्छे तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख बदलाव है दिल्ली में, इस घटना से भी आप उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आलोक 2-3 बातें आपके इस जो आपने अभी कहा उससे लेकर हैं। एक पहली बात तो ये कि मनीष सिसोदिया जी माननीय शिक्षा मंत्री हैं। मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले, आप पार्टी के फॉर्मेशन से पहले वो क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो शिक्षा पे बोलते हैं तो बेधड़क बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं जो आपको बिल्कुल यहीं पे चीरता है। वो बहुत साफ बोलते हैं और अकाट्य तर्क उनके होते हैं। अकाट्य तर्क के साथ साथ वो ओपन भी रहते हैं कि आप सजेशन दीजिए। और यही कारण है कि दिल्ली के स्कूलों, सरकारी स्कूलों का स्तर जो अब बढ़ रहा है या वो न्यूज में आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी हो रही है, वो एक सोच को दर्शाता है। वो उनके जो आप साथियों ने मिलकर उनको सहयोग दिया, वो एक बहुत बड़ी बात है ना। मैंने डॉक्टर राजेश इस प्रोग्राम में आए थे और मैंने उनसे, वो शायद हैप्पीनेस प्रोग्राम के कुछ इंचार्ज वगैरह हैं, तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं भी कभी मनीष जी से मिलना चाहूंगा, क्योंकि जो उन्होंने एक बार फ्री फोर्ट ऑडिटोरियम में ओपनली कहा था कि मुझे आज तक कोई नहीं मिला वो जो ये बता सके कि कविता का बच्चों के मानस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने जो आज ये बात कही, क्योंकि शिक्षा पे बहुत कम लिखा जाता है और कविताएं लिखने को तो बहुत, गद्य तो बहुत होगा, ब्लॉग भी होंगे, सब कुछ होगा, ट्विटर पे चले जाइए, लेकिन शिक्षा पे कविताएं लिखना और कविताएं लिख के वो माननीय मंत्री, जो कि मैंने पूरे विज्ञान भवन में पूरे देश से और सारे संस्थानों के शिक्षाविद बैठे हुए थे। प्रकाश जावड़ेकर जी माननीय मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने शिक्षा पे कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन की बुलाई थी। उस पे मनीष सिसोदिया थोड़ी देर के लिए आए और वो शायद 3 या 4 मिनट बोले होंगे, लेकिन वो ऐसा बोले कि पूरे विज्ञान भवन में 3 मिनट तक तालियां बजती रही शिक्षा को लेके। उनकी सोच, वो उनकी सोच को दर्शाता है। तीसरी बात जो आपने ये कही कि मैं एक टीचर, मैं संकुचित सा, वो देखिए टीचर जो है ना वो समाज का सबसे बड़ा अंग है। अमेरिका में कोर्ट में सिर्फ, अमेरिका और फिनलैंड में शायद
दो स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने कोर्ट में टीचर्स को बैठने की इजाजत देते हैं यदि उन पे कोई मुकदमा हो जाए तो। टीचर अपने आप में इतनी बड़ी चीज है। हम कहते थे ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला हिसाब जैसा, लेकिन खो दिया। तो ये आगे से कभी मत कहिएगा कि मैं टीचर, मैं ऐसा सोच रहा था जी, मैं ये सोच रहा, आप कहिए मैं शिक्षक हूँ, समाज बनाता हूँ। आपने समाज को बनाया, आपके साथी ने समाज को बनाया, तो वो एक जोश आपके अंदर बरकरार रहना चाहिए। इतने अच्छे, इतने सुसंस्कारित आप टीचर हैं, इतनी अच्छी सोच वाले टीचर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, शायद भट्ट जी और हेमंत आपको बताएंगे कि आपके बारे में क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। और इतने सुंदर कमेंट है कि मैं तो उत्साह से फूला समा रहा हूँ कि आज आलोक जी हमारे शो में हैं और हम उनको सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी जैसे आपने शिक्षा मंत्री जी को लेकर कहा कि आपने उनका कुछ लेक्चर सुना और उससे अभिभूत हुए, तो चूंकि हम लोगों को दिल्ली शिक्षा विभाग में इस समय मैं एज अ मेंटोर टीचर की भूमिका भी निभा रहा हूँ, तो हमें बहुत नहीं, सारे मुद्दों पर उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। तो ये बहुत सिर्फ अच्छा। मैं मतलब दावे से कह सकता हूँ इस बात को कि सिर्फ ये वो कहते नहीं है, बल्कि हाँ, जितनी बातें कृत्य वो कहते हैं वो तो जीते हैं। तो मतलब शिक्षा को लेके जितना जुनून, जितना डेडिकेशन मैंने उनमें देखा है, जिस तरह वो बच्चों से बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं जाकर, शिक्षकों से जिस तरह वो बात करते हैं, और उसमें बिल्कुल हायरार्की नहीं होती, बिल्कुल किसी तरह का दंभ नहीं होता, बिल्कुल समानता के स्तर पे आके हाँ, बहुत सजेशन मांग सिंपल। रहे हैं और बिल्कुल खुले तौर पे आप अपना सजेशन रखिए। बहुत से पॉइंट्स पे हम बहुत खुलकर डिफरेंसेस अपनी शो कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती बहुत बड़ी बात। है, ये बहुत मेरे को याद है जब डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे और एजुकेशन पॉलिसी पार्लियामेंट उनके साइन के लिए राष्ट्रपति भवन गई, और शिक्षा मंत्री जब लेके गए तो उन्होंने कहा कोने में रख दो। और 3 दिन बाद जब पॉलिसी पार्लियामेंट में लौट के आई, उसमें 3 शब्द थे, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। और मनीष सिसोदिया जी वो कर रहे हैं, जो कहते हैं, जो पॉलिसी बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल। चलिए, आप भट्ट जी कुछ कहना चाहेंगे शायद। जी मिश्रा जी, मैं आपके जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, बड़ा प्रभावशाली है। और हमारे सारे जो दर्शक हैं वो लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं आपके ऊपर। और मैं अगर कहूँ तो ये कह सकते हैं कि यार इतने सुंदर दिखते हो, इतना गंभीर कैसे लिखते हो? तो उसमें अगर आप वो संग्रह देखेंगे तो उसमें कोई ऐसी बहुत गंभीरता वाली बात नहीं है। उसमें जो भी पढ़ाते पढ़ाते क्लासरूम में बच्चों से जुड़ते हुए, उसमें बहुत सी बाल मन की बातें और बहुत सी उनकी तरफ से जो हमें सीख मिल जाती है कदम कदम पर। घटना कोई जी। छोटी सी है लेकिन वो बहुत गहरे तक बैठ जाती है मन में। तो वो सारी बातें उन कविताओं में कहीं ना कहीं मैंने तो कोशिश की कि वो चीजें आए। तो कोई ऐसी बहुत गंभीर या उस तरह की बात नहीं थी। अ, हाँ, लेकिन जैसा कि सर अभी इशारा किया सर ने कि शिक्षा के विषय पर, और वो भी काव्य रूप में लिखा हुआ, चूंकि उसमें जो भी लोकार्पण में जो हमारे साहित्यकार आए थे, जैसे मंगलेश डबराल जी थे, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी वगैरह थे, तो उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया कि संभवतः शिक्षा के विषय पर लिखी बहुत सी कविताएं हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन इसके ऊपर कोई एक विशेष संग्रह, वो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि संभवतः शायद ये पहला संग्रह है हिंदी साहित्य में। बिल्कुल तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल। मेरे लिए भी खुशी की बात थी। तो साधुवाद। ये जो आपने लिखा है, मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। तो वो जो भाषा आपने सर सीखी है बच्चों से जीवन की, वो थोड़ा हमें भी सिखाइए, कुछ कविताएं हमें भी सुनाइए हमारे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने कविता सुनने को कहा है तो मैं एक कविता सुनाता हूँ आप लोगों को, जी, इसी संग्रह का। स्वागत है। अ, एक कविता है, तुम्हें सिरजनी है धरती। तो बच्चों को संबोधित करके ये कविता मैंने लिखी है। शिक्षक की बढ़िया। आदत होती है कि थोड़ा सा वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ कहते रहते हैं क्लासरूम में। तो एक तरह की हम्म। उस तरह की कविता है ये। अ, पढ़ो कि तुम्हें टकराना है पहाड़ सरीखे पूर्वाग्रहों से। पढ़ो कि वाह। तुम्हें टकराना है पहाड़ सरीखे पूर्वाग्रहों से, समुद्र से भी विशाल विषाक्त मनों से, जूझना है दंभ के तूफानों से, तुम्हें भिड़ना है अपनों के परायेपन से, निकलना है
घृणा की अंधी गली से पार करना है लोभ कपट के रपटीले रास्ते को, समझना है विभाजन की राजनीति और राजनीति के विभाजन को। पढ़ो कि तुम्हें पढ़नी है प्रेम कविताएं, पढ़ो कि तुम्हें पढ़नी है प्रेम कविताएं, लहराना है ध्वज मानवता का, जानना है पूर्वजों का संघर्ष और आज के लिए कल का बलिदान। पढ़ो कि तुम्हें बचाना है संबंधों का ताप, तानना है अपनत्व का अंबर, लगानी है श्रम की बेल, सींचना है अंतस, सिरजनी है धरती, सिरजनी है धरती। तो ये कविता इसी संग्रह से है जो मैंने लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत शानदार है। लेकिन ये तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों से सीखने के बजाय बच्चों को सिखा रहे हैं। हाँ, तो अब सीखने वाला भी कुछ मैं सुनाता हूँ आपको। टाइटल कविता ही मैं सुनाता हूँ पुस्तक की। मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। जी। मैं सीखता हूँ बच्चों से रूखे मौसमों में भी खिलने का ढंग। मैं सीखता हूँ बच्चों से रूखे मौसमों में भी खिलने का ढंग, गिरकर बार बार उठने का जज्बा, बेवजह खुश होने की कला, नितांत अलग से भी रिश्ते जोड़ लेने का हुनर, रेत को महल, महल को रेत बना देने का कौशल। मैं सीखता हूँ अक्सर उनसे बहुत कुछ, जैसे सीखने की जिज्ञासा, अंतहीन प्रश्नों का सिलसिला, कल्पनाओं की उड़ान, दुखों से उबरना और अंतस में उतरना, अक्षर, मात्रा, शब्द, वाक्य और अर्थ सिखाने के बदले मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। बहुत सुंदर, बहुत इसमें कोई शक बहुत नहीं अच्छा। कि बच्चे हमें क्लासरूम में जितना हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, वो अपनी मासूमियत से ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब उनकी जो बिल्कुल जिज्ञासाएं बिल्कुल। होती हैं, जिस तरीके से वो चूंकि उम्र के साथ हमें एक तरह की कठोरता आ जाती है, लेकिन बच्चे जिस तरह से लचीले होकर हर परिस्थिति में नई चीज निकाल लाने का हुनर जो उनके अंदर होता है, शायद हम बड़ों में वो चीज कुंद हो जाती है। तो बच्चे हमें बेशक बहुत कुछ सिखाते हैं। वो बिल्कुल सही दुष्यंत जी का, वो दुष्यंत जी का है, निदा फाजली जी का है ना, कुछ हमें पढ़ के हम जैसे हो जाएंगे, कुछ के ऐसा। छोटे हाथों में चांद सितारे रहने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। हम जैसे हो जाएंगे। जी जी जी। तो ये जो आपकी जो लेखन शैली है सर, ये हमारे जो स्पेशलिस्ट एंकर हैं हेमंत बिष्ट जी, उनसे काफी मिलती है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी कुछ टिप्पणी इस पर जरूर करें। जी बिल्कुल। सर, एक तो आपका बोलना और आपके शब्दों का जो चयन है वो हम सबको इतना प्रभावित कर रहा है। आपके बोलने में जो शालीनता आ रही है वो बहुत रस भरी है। और आपने मनीष सिसोदिया जी का नाम, बल्कि जब जब मनीष सिसोदिया जी का कोई भी लेक्चर आता है हम लोग जरूर सुनते हैं। तो आपने, जब आप उनसे प्रभावित हैं तो फिर मैंने तो बस वो लिफाफे को देखकर खत का मजमून पढ़ लेते हैं ना, तो बिल्कुल आपको देखकर ही मुझे लगा कि इतना गांभीर्य आप में है। आज का जो हमारा घंटे 1.5 घंटे का समय है वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुखद होगा। तो हम चाहते हैं कि आज कहानियां, कविताएं जो जो आप हमें सुनाएं, जरूर सुनाएं सर। और हम सभी लोग, सारे शिक्षक, न केवल उत्तराखंड, पूरे भारत के शिक्षक बहुत ही अच्छे कमेंट आपको दे रहे हैं सर। अभी भट्ट जी पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा लगता है अगर अपने बारे में कोई, मुझे अगर कोई शिक्षक समझ लेता है तो मुझे भी संतुष्टि निश्चित रूप से मिलती है। मतलब लोग कहते हैं ना कि यश की कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक अगर यश की कामना करे कि मेरा बच्चा मेरी तारीफ करे, मेरे गार्जियन मुझसे संतुष्ट हो, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे यश की कामना तो हमें करनी ही चाहिए। अब आप इसको मानते हैं या नहीं जी। ये बिल्कुल, अगर हम उस कामना के साथ रहते हैं तो उसके लिए हमें फिर प्रयास करने होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ये अच्छी चीज बिल्कुल। है। बिल्कुल जी जी आपकी जी। बात को आगे बढ़ाते हुए हेमंत दा, मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले जोशी सर भी कह रहे थे, और जैसा कि आलोक जी ने कहा कि मैं बड़ा साधारण सा शिक्षक, कहाँ शिक्षा मंत्री और कहाँ मैं। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा, मैं क्या बताऊंगा, सारी दुनिया जानती है, मैं तो याद दिला रहा हूँ केवल। हमारे एक शिक्षक थे, आज से करीब 2500 साल पहले इस देश में हुए थे, जो पूरे शिक्षकों को एक प्रतिमान स्थापित कर गए, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं।
तो शिक्षक कोई भी हो कभी साधारण नहीं हो सकता। और हमारा शो भी इस बात का प्रतीक है कि शिक्षक साधारण होते ही नहीं है। ये सरकारी और असरकारी शिक्षकों का शो है सर। और यहाँ चाहे मंत्री जी हों चाहे और कोई हो, सब एक ही तरीके से शो में आते हैं। जोशी सर कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैंने अपने पूरे 40 साल के कैरियर में देखा कि शिक्षक अपना आत्मसम्मान तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक होना चाहिए ना, वो खो दिया है। स्पेशली सरकारी स्कूल के टीचर्स ने, वो इतने घबरा जाते हैं या इतने डरते हैं ना अधिकारियों से कि मैं मुझे कल्पना नहीं होती थी। और मैं एक्सपीरियंस किया मैंने हर स्टेट पे कि डीओ के कमरे के बाहर 70 टीचर पर्दे के बाहर ऐसे झांकते थे। ओह क्या हुआ, डीओ साहब ने चाय का कप हाथ में ओह क्या हुआ जी, उन्होंने बिस्कुट तो इसके पीछे भी दरअसल कुछ वजहें रही हैं। खासकर अगर हम देखें सरकारी स्कूलों का जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ पिछले 30-35 सालों में, खासकर उदारीकरण के दौर के बाद, जिसमें लगातार सरकारी नीतियां तो जो थी वो थी ही, लेकिन व्यवहारिक तौर पे सरकारों की तरफ से जो एक उपेक्षा सरकारी सिस्टम को की गई। प्रोफेसर कृष्ण कुमार का एक बहुत मशहूर वक्तव्य है शिक्षकों के बारे में कि शिक्षक जो होता है वो मीक डिक्टेटर होता है, यानी वो प्रशासन में इतने तबके पर है कि उसे कोई भी XYZ एक छोटा सा अधिकारी क्लास अवलोकन के बहाने वो आएगा कक्षा में, और पूरी कक्षा में बच्चों के सामने जो मन में आएगा उसके, अगर वो थोड़ा सा भी असंतुष्ट हुआ वो कैसे चला जाएगा। और शिक्षक जो कि पूरी प्रशासनिक इकाई में, प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निचली इकाई पर है, उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए केवल एक जगह है, वो बच्चे हैं, तो वहां पर वो निकाल रहा है। तो ये जो मीक डिक्टेटरशिप वाली जो कॉन्सेप्ट जो उदारीकरण के दौर के बाद एक तरह से आरोपित की गई पूरी सरकारी व्यवस्था में, तो ये जितनी भी हम परसेप्शन देखते हैं कि टीचर डरा हुआ है, दबा हुआ है, एक्चुअली उसको डराने, दबाने और बहुत तरह से उसको वैचारिक या जो भी हम कहें उसको पंगु बनाने के लिए व्यवस्था ने बहुत तरीके से काम किया है। तो अगर हम देखें कि इसमें किसी भी तरीके से कोई बेहतरीन काम होता है, चाहे वो शिक्षा नीति के द्वारा हो, चाहे राज्यों या केंद्र की सरकार के द्वारा हो, उसमें बदलाव लाने का प्रयास हो, तो जाहिर सी बात हो अच्छी बात है। वरना सरकारी स्कूलों का जो परसेप्शन है वो, या सरकारी शिक्षकों का जो परसेप्शन है स्कूलों के, वो हम इस बात को स्वीकार हमें करना चाहिए कि पिछले दशकों में वो गंभीर रूप से उस पर नुकसान हुआ है उस छवि को, और उस नुकसान करने में पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं उसकी दोषी रही है। हालांकि अलग बात है कि एक बहुत पॉपुलर अप्रोच होता है कि स्कूल के सारे दोष शिक्षक के माथे मर दिए जाएं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते जी इसलिए होता है, लेकिन ये कोई जानने का प्रयास नहीं करता कि वो क्यों नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि उनके शैक्षिक कार्यों का बोझ है बहुत ज्यादा। आलोक जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, जोशी सर ने जो बात कही वो काफी हद तक सही है और आप भी सही कह रहे हैं। इससे आगे ये है कि मेरा जो 22 साल का अनुभव है इस विभाग में, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ शिक्षक जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट है, सबसे सॉफ्ट टारगेट। अगर पटवारी भी आता है ना, और पटवारी का चपरासी भी अगर स्कूल में आ जाता तो वो भी डांट के चल देता है, और शिक्षक बिल्कुल वही कह रहा था बात है उनको। हालांकि कई शिक्षक, अगर भट्ट जी मुझे इजाजत दें तो मैं 30 सेकंड एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। पूरा सुनाइए सर, 1 घंटा हमारा शो का है पूरा। मिर्शा सर, एक बार क्या हुआ कि मेरी क्लास में कोई आए, अब मैं पद और नाम अभी नहीं लूंगा, मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। मैं बच्चों को रक्त का थक्का होना पढ़ा रहा था, ब्लड कोएगुलेशन, और उसमें टोटल मतलब केमिस्ट्री है कि कैसे कैसे चेंजेज होते हैं। तो वो उन्होंने क्लास में विजिट किया, पीछे के दरवाजे से आए, तो उन्होंने मुझे बड़ी जोर से कहा कि आप बायो पढ़ा रहे हैं और बच्चे केमिस्ट्री लिख रहे हैं पीछे। सर मैं लाख गिड़गिड़ाता रहा कि मैं बायो ही पढ़ा रहा हूँ, और वो सुनने को तैयार नहीं, कह रहे बायो नहीं पढ़ा रहे और ये केमिस्ट्री है। तो सर मन ऐसा रोया थोड़ी देर, और वो निकल गए बाहर। मेरे 3 स्टूडेंट, उनमें से एक डॉक्टर है सर अब, तो वो बाहर गए और उन्होंने कहा नहीं सर आप अंदर आइए और आपको सुनना पड़ेगा कि हेमंत सर क्या कह रहे हैं। उनको पकड़ के अंदर लाए और तब मैंने बताया, सर मैंने बच्चों को उठाया कि बेटा तुमको कितना याद है, सर को सुनाओ। बच्चों ने स्टेप वाइज सर उतना कठिन जो था वो चैप्टर पूरा बताया।
लेकिन उसके बाद भी शाबाशी नहीं दी सर उन्होंने, उसको उन्होंने अपना अपमान समझा और वो निकल गए बाहर। और मैंने एक कहानी में लिखा है, ये मैं कहानियां लिखता हूँ अक्सर, तो ये कहानी में बिल्कुल लिखा है, नाम मैंने बदल दिए हैं। तो ये जो सर ने कहा आज मेरे मन की बात कह दी कि शिक्षक डरा हुआ है, ऐसे वातावरण भी हो जाते हैं कभी कभी। ये और सर प्रशासन दूसरी का बात मुझे यह है कि लगता है कि ओवरऑल यही अनुभव पूरे देश में आपको शिक्षकों को लगभग यही मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट तौर तरीके हम देखते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के शिक्षकों का एक ग्रुप केरल में भेजा गया था शैक्षणिक भ्रमण पे, जिसमें मैं भी था उस टीम में। तो जी इस तरीके से हमने शिक्षकों के सशक्तिकरण की जो प्रक्रियाएं हमने केरल में देखी, जिस तरीके से वहां पर हमने वहां की जो शैक्षिक इंस्टीट्यूट थे, चाहे वो एससीईआरटी हो, चाहे वो वहां की प्रशासनिक मशीनरी हो जो उनके साथ मिलकर काम करती है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास ही उदाहरण हैं जहां से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत बिल्कुल सर। सकारात्मक कहा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में दिल्ली में जिस तरह से शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम हुआ, उनकी ट्रेनिंग पर जी लगातार काम हो रहा है, विदेशों में उनको भेजा जा रहा है, देश के कोने कोने में भेजा जा रहा है अलग अलग संस्थाओं से सीखने समझने को। जिस तरह से एकेडमिक डिस्कोर्स के लिए स्कोप पैदा किया जा रहा है स्कूलों में, अब हमें बाकायदा एक स्पेस है स्कूल में कि हम अपनी फैकल्टी के साथ रोज आधे घंटे 40 मिनट बैठेंगे, जिसमें हम सिर्फ एकेडमिक बातें करेंगे। तो ये जो बहुत डिस्कोर्स बढ़िया। पैदा हुई, जो इंस्पेक्शन टीम का अभी हमने हम सबने लगभग शेयर किया, किस तरह से जो इंस्पेक्शन टीम आती है और टीचर्स को डराती है, यहाँ पे शायद एक प्रोविजन बहुत आगे आ गया है कि अब इस इंस्पेक्शन टीम में अधिकारियों के अलावा एकेडमिक लोग हुआ करेंगे। तो इस तरह के हाँ यानी एकेडमिक तो जाहिर सी बात है क्या पढ़ाया जा रहा है वो एक झटके में समझेंगे, वो एक बायोलॉजी को केमिस्ट्री नहीं समझेंगे। तो इस तरह के बहुत से बदलाव हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने होते हुए भी। तो ये बहुत सारी सकारात्मक बातें, और इसमें शिक्षकों की जो भूमिका है और जो दी गई है वो भी काबिले गौर है। बिल्कुल। एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा सर। मैं वैसे सर एंकर होने के नाते अपनी बात कभी नहीं रखता, बहुत कम रखता हूँ, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो मुझे आज कह देना चाहिए। शायद हेमंत सर को भी वो बात पता है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। हेमंत, अब से 15-20 साल पहले की बात है, एक हमारे प्रांत के शिक्षा मंत्री जी हुआ करते थे। तो जैसे उत्तराखंड अलग बना तो हमारे शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास गया, उनसे कहा कि सर उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष कर दी गई है, तो उत्तराखंड में भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भी नया नया बना है। तो उन मंत्री महोदय ने कहा शिक्षकों से कि तुम शिक्षक पढ़ाते लिखाते तो हो नहीं क्लास में, और 50 साल बाद तो वैसे ही आदमियों को दिखना सुनना सब बंद हो जाता है, तो तुमको 60 के बजाय 50 में रिटायर कर देना चाहिए। 50 के बाद तुम परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हो तो स्कूल की कैसे उठाओगे, तो तुमको 50 में रिटायर करना चाहिए, 60-62 तो छोड़ो। और ये बयान सर, ये बयान अमर उजाला में फ्रंट पेज में छपा अगले दिन, ठीक है। और ये बयान उस तरफ से आ रहा है जिस मशीनरी में 50 से ऊपर के लोग ही हैं ज्यादातर। वही मैं वो बयान जब हेमंत छपा, वो शिक्षा मंत्री जो माननीय थे ना उस वक्त, उनकी उम्र उस वक्त 67 थी, 67 साल के थे वो। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उम्र बता रहा हूँ उनकी, वो 67 साल के थे। और वो बयान जब अगले दिन छपा अमर उजाला के फ्रंट पेज में, तो मेरा तो ऊपर से नीचे तक आग लग गई। तो मैं उस दिन एक हमारी ट्रेनिंग थी कोई, उस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो हमने उस बयान की निंदा करते हुए एक बयान लिखा सर। माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान को हमने कहा कि भाई ये असभ्यता का परिचायक है, और उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए हमने लिखा कि जो जब 52-50 साल में टीचर्स नहीं पढ़ा सकता, तो 67 साल में एक व्यक्ति जो है पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसे संभाल सकता है। तो माननीय मंत्री जी सठिया गए लगते हैं। ये हमने बाकायदा प्रेस नोट दिया सर, और वो अगले दिन अखबार में छपा। तो वो छपा तो वो राजधानी तक भी गया होगा, कटिंग माननीय मंत्री जी के पास गई तो उनका उबलना स्वाभाविक था। तो उन्होंने शिक्षा सचिव को लिखा कि कौन टीचर्स हैं जिन्होंने स्टेटमेंट मेरे खिलाफ दिया है, मैं स्टेट का मिनिस्टर हूँ, और ये अनुशासनहीनता इन्होंने कैसे की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सर एक अपर निदेशक स्तर की जांच समिति बनाई गई हमारे खिलाफ, और उन 18 जो नाम अखबार में छपे थे उन सबको नोटिस आया
कि आपने माननीय मंत्री जी के खिलाफ इस तरह का बयान जारी किया है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे सर, उन 18 टीचरों में से 17 लोगों ने मेरी जान खा दी कि तेरी वजह से आज हम फंसने वाले हैं, हमारी नौकरी जाने वाली है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए जब जांच होगी आप सिर्फ एक लाइन बोलना कि ये इन्होंने लिखा था, हमें नहीं पता कुछ, मैं अपने आप भुगतूंगा। तो जांच समिति आई सर, हम गए जांच के लिए, और खुशी की बात है कि उस दिन 100-150 टीचर इकट्ठे हो गए वहां पर, और खूब हल्ला गुल्ला हुआ। और सारे टीचर्स ने कहा कि भाई मंत्री जी ने जो अपना संयम खोया मुखिया होने के नाते, तो ये उसका जवाब था और कुछ नहीं था। हमें मंत्री जी से कोई, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो इस तरह के असम्मानजनक भाषा का प्रयोग शिक्षकों के प्रति करेंगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब रहा। उसके बाद जांच हुई तो अधिकारी, जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जी आप सब लोग बाहर जाइए और केवल 18 लोग इस कमरे में रहेंगे जिनसे मुझे बयान लेना है। तो सारे टीचर्स ने कह दिया जी जो करना है आप हमारे सामने करिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूरा हॉल भरा हुआ था, कोई बाहर नहीं गया। तो अंततः उनको मजबूर होकर सबके सामने बयान लेने पड़े, और सबसे पहले मेरे ही बयान उन्होंने लिया कि आप लोगों ने कैसे ऐसे स्टेटमेंट दिया। तो मैंने कहा सर हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिया, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। जब 50-52 साल में कोई टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, तो 67 साल में कोई आदमी प्रदेश का मंत्री कैसे हो सकता है सर। हमने तो सिर्फ इतनी सी बात की, और मैंने कहा बाकी सर आपकी इच्छा, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप जो मर्जी लिख के भेज दीजिए, हमें मंजूर होगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने बयान पर कायम है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और हम अब भी हम इस बात को कह रहे हैं। तो खूब हंगामा हुआ सर, और वो जांच रिपोर्ट गई, फिर पता नहीं किसको ने गई, कहाँ गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि टीचर्स अगर रिवोल्ट नहीं करेंगे ना गलत बातों के खिलाफ, तो इस तरह के बयान आते रहेंगे। उसके बाद कभी किसी ने ऐसा बयान नहीं किया, अगर हम उस पर विरोध नहीं जताते तो और आगे बढ़ के बयान आता। तो हमारा खुद का भी कुछ कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि हम गलत बातों का विरोध करें, चाहे वो हमारे IAS अफसर्स कहें, चाहे हमारे विभाग के अधिकारी कहें, चाहे पटवारी कहें, चाहे कोई भी कहे, जो गलत है उसका विरोध किया जाना बहुत जरूरी है। और हम तो मंत्री जी से भी बढ़ गए। तो ये किस्सा मैं कभी सुनाता नहीं हूँ, लेकिन आज आ चूंकि वो आपने कह दिया टीचर्स के बारे में जोशी सर ने, तो मैंने जो है वो बात रखी अपनी। तो खैर सर बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सारे लोग आपकी कविताएं ज्यादा सुनना चाहते हैं। मिस्टर सर मैं माफी चाहूंगा, आपका 3-4 मिनट का समय मैंने ले लिया अपने अनुभव को शेयर करते हुए। तो मैं कुछ कविताएं और सुना देता हूँ। जी जी। और सुनाता हूँ। बाहर झांकती आंखें। मैं गढ़ रहा था परिभाषाएं, मैं गढ़ रहा था परिभाषाएं, नाप रहा था विषय के सारे आयाम, दे रहा था आख्यान पर व्याख्यान, पर एक बच्चे की खिड़की से बाहर झांकती आंखों ने मुझे चुप करा दिया। तो ये कुछ अनुभव होते हैं जो होते हैं हम लोगों को कभी कभी, उसके ऊपर थी। इसी तरह एक है अनिवार्य शर्त। आप तिरछे हो गए मिश्रा जी, सीधे हो जाइए। हाँ ठीक है। एक फोन मेरे ख्याल से आ गया तो उस वजह से हुआ। फोन आ गया था जी। एक कविता मैं सुना रहा हूँ, अनिवार्य शर्त। पूछा गया एक शिक्षक होने की क्या है अनिवार्य शर्त। पूछा गया एक शिक्षक होने की क्या है अनिवार्य शर्त। किसी ने कहा शिक्षा की डिग्री, किसी ने भरपूर ज्ञान, क्या बात है। फ्रीज हो गया, नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया सर, मुझे लग रहा है मिश्रा सर का। तो लेकिन जी आज चर्चा बहुत जबरदस्त हो रही है, और बोलने को आज मन भी कर रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आ रही हैं। और वास्तव में मिश्रा सर बहुत ही पोलाइट और बहुत ही शब्दों का चयन बड़ा अद्भुत है इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मोहन पाठक जी कह रहे हैं कि किस्सा गोई भी साहित्य की एक विधा है और जिसमें आप बिल्कुल। सभी पारंगत हैं। तो किस्सा गोई के उस्ताद तो हेमंदा है, उनकी कहानियां आप सुनिए यूट्यूब में, बहुत बेहतरीन कहानियां उनकी हैं। जी मिश्रा जी। हाँ मुझे लगता है कि ऐसे मौकों पे ही सारे फोन आते हैं। तो कुछ फोन आ रहे थे, मैंने काटा। हाँ जी जी फिर से सुनाइएगा सर। हाँ एक छोटी कविता मैं सुना रहा था, मैं दोबारा सुना देता हूँ। जी तो जी। अनिवार्य शर्त। पूछा गया एक शिक्षक होने की क्या है अनिवार्य शर्त। फिर फोन आ गया लग रहा है सर, तिरछे हो गए आप।
ये कुछ लोग सर लोग जिद आपको बांध फोन लेते हैं करके कि लोग आपको फोन करके बधाई दे रहे होंगे कि हम आपको टीचर शो में लाइव देख रहे हैं। तो कुछ लोग जिद बांध लेते हैं कि काटा जा रहा है तो बार बार किया जाएगा। जी। तो अनिवार्य सर पूछा गया एक ओह, तो कट ही गया। तो अतुल शर्मा जी हमारे साथ है। मंदा कह रहे हैं वाह बहुत शानदार कविता आप पढ़ रहे हैं। फरीदा शोक जी कश्मीर से कह रही हैं वाह। और मोहन पाठक जी कह रहे हैं कि आप सब किस्सा गोई में जो है पारंगत हैं और किस्सा गोई साहित्य की एक विधा है। धीरज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीना फुलेरा जी कह रही हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जागेश्वर जोशी जी कह रहे हैं हमारे कार्टूनिस्ट सर बहुत अच्छा विषय है जिस पर बातचीत हो रही है। और हमारे ऑलराउंडर साहब कृष्ण कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने मंत्रियों के खिलाफ कई लेख मंत्रियों के नाम के साथ लिखे और सुधार भी हुआ। सलाम है आपको वाह वर्मा जी। आप मतलब कोई तोड़ ही नहीं है दुनिया में आपका, तो आप अकेले पीस है दुनिया में सर, दूसरा कोई नहीं आपके जैसे। बहुत बढ़िया। और गीता उप्रेती जी कह रही है सभी को नमस्कार। भास्कर ज्योति मंडल जी हैं। पूरन सिंह बोरा जी देख रहे हैं हमारे। ये पूरन सिंह बोरा जी कुछ नाम वाम भी लिख रहे हैं, देखिए इनको सब याद है। हेमंत आप समझ रहे होंगे। ये मुझे जी मिश्रा मतलब जी। टेक्निकल कमी मान सकते हैं हम। जी ये टेक्नोलॉजी की एक सीमा है, वो सीमा से जूझ रहे हैं हम लोग। तो जी जी सर आपकी कविता सुनेंगे हाँ हम। भट्ट जी वो अच्छा जी जी। ये तो ये मोहन पाठक जी कह रहे हैं अगर संभव हो तो अब मिश्रा जी अपना फोन एरोप्लेन मोड में रखकर किसी तो वाईफाई के जरिए कहीं उससे नेट डाउन ना हो जाए तो उससे दिक्कत हो जाएगी, हालांकि अब नहीं आएगा, मैंने काट दिया। किसी और का वाईफाई लेना पड़ेगा आपको। आपके फोन के वाईफाई से हाँ नहीं होगा। हाँ चलिए कोई अब नहीं, नहीं अब आ रहा कोशिश फोन। करते हैं। हाँ अब नहीं अब देखते आएगा। हैं। जी अब नहीं हाँ आएगा। तो अब वो कविता पूरी नहीं हुई थी तो मैं दोबारा से सुनाता हूँ, छोटी कविता है। पहले से पूछा गया एक सुनाइए सर, शिक्षक होने की क्या है अनिवार्य शर्त। क्या किसी ने अनिवार्य है कहा शिक्षा की डिग्री, बताइए। किसी ने भरपूर ज्ञान, किसी ने शिक्षण कला, और किसी ने कहा ये सब कुछ। पर सबसे खूबसूरत उत्तर देते हुए कह गया कोई, जरूरी है उसमें वयस्क होते हुए भी जीवित हो एक बच्चा। तो एक छोटी वाह कविता थी। क्या बहुत बात अच्छा। और एक कविता है कक्षा में चाक। ये दो तीन कविताएं मैं कंटिन्यूएशन में सुना देता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे। जी ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से लिखी गई कविता, माफी के साथ कबीरदास जी का एक दोहा है, तो उस दोहे से थोड़ा कन्फ्रंट करते हुए। कक्षा में चाक। कक्षा में चल रही है चाक, पर ध्यान रहे मिट्टी नहीं है बच्चे, कुम्हार नहीं है शिक्षक। कक्षा में चल रही है चाक, पर ध्यान रहे मिट्टी नहीं है बच्चे, कुम्हार नहीं है शिक्षक। दरअसल दोनों में दोनों सने हैं कुछ कुछ। चाक संपूर्ण अस्तित्व का लघु अंश सा है, और उस पर चलते उलझते घूमते हाथ है इस समय की चेतना। और वो कच्ची मिट्टी जिसे दिया जा रहा है आकार, किया जा रहा है तैयार, अतिशय है। उसके साथ ही आजकल हमारे स्कूलों में मिड डे मील मेरे ख्याल से पूरे देश में ही हर जगह दिया जाता है बच्चों को मध्याह्न भोजन। तो उसको लेकर एक अनुभव मेरा हुआ एक बार कक्षा में, तो उसको लेकर मैंने लिखने का कोशिश किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि बच्चों की छोटी छोटी जो हरकतें जो हमें उनकी शैतानियां लगती हैं, वो भी किस तरह से हमें सीखने का अवसर देती हैं कुछ चीजों को। एक बच्चे की मनोभावना। वैसे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आता सर, वैसे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आता सर, आपका पढ़ाया बताया। पर ना जाने क्यों समझ गया एक ही बार में गुरुत्वाकर्षण का गंभीर नियम। वैसे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आता सर, आपका पढ़ाया बताया। पर ना जाने क्यों समझ गया एक ही बार में गुरुत्वाकर्षण का गंभीर नियम। मैंने इसे ऐसे समझा कि जैसे अधिकतर अन्न विहीन मेरा पेट खींच कर रखता है अपनी ओर मेरे मन, मेरी बुद्धि और सारे प्रयासों को, ठीक उसी तरह पृथ्वी खुद की तरफ खींचे रखती है हर एक को। तो ये एक क्या ऐसे बच्चे का जो मिड डे मील बहुत से सुंदर। संबंधित कुछ अनुभव थे। जैसे मिड डे मील पर ये कविता, और सीखने वाह मिड डे सिखाने के मील। समस्त तौर तरीके। जी जी जी, सीखने फिर से सिखाने के बोलिएगा। समस्त तौर तरीके उस मिड डे मील से ठीक पहले, कविता का शीर्षक है।
ये कविता मैं सुना रहा हूँ। सीखने सिखाने के समस्त तौर तरीके, उस तक पहुंचने के मेरे सारे प्रयास, कहने समझाने की प्रत्येक आवृत्ति, उदाहरणों का रूप धरे हर यथार्थ और आदर्श, हो जाते हैं बेअसर उस दुबले पतले भूखे बच्चे तक जाते जाते। हो जाते हैं बेअसर उस दुबले पतले भूखे बच्चे तक जाते जाते, क्योंकि उसकी कक्षा में होता है मेरा पीरियड मिड डे मील योजना में मिलने वाले भोजन से ठीक पहले। तो वो पीरियड बड़ा चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए, जब खाना बंटने का समय आ रहा होता है और बच्चों को उस समय भूख लगी होती है, तो वो चाहते हैं कि खाना जल्दी आए और हम खाएं और उसके बाद देखेंगे। तो उसको लेकर एक ये अनुभव रहा। तो कहें तो एक कविता और सुना दूं, वरना फिर आगे हम बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। जी जी, एक कविता है अचंभित है कालचक्र। एक लड़की पढ़ रही है, एक लड़की पढ़ रही है और उसे देखकर धरती हुलस रही है। एक लड़की पढ़ रही है, उसे देखकर धरती हुलस रही है, नाच रही है मग्न होकर, हवा सोए पेड़ों को झकझोर कर जगा रही है और यह खबर सुना रही है। बादल मंडरा रहे हैं, वहीं स्कूल की चौहद्दी में चांद झांक रहा है दिन में ही आकाश के कोने से। एक मजदूर जो पिता है उसी लड़की का, एक मजदूर जो पिता है उसी लड़की का, संजो रहा है एक सुनहरा सपना, और औरत जो माँ है उसकी भुला रही है अपना बचपन और ढूंढ रही है पढ़ती हुई लड़की में सुंदर भविष्य। लड़की पढ़ क्या रही है? लड़की पढ़ क्या रही है? सरक रहा है समाज का किला, उचक रहा है इतिहास का कंधा, किलस रही है परंपराएं, टूट रहे हैं दंभ के प्रतिमान, मन मसोस रही है व्यवस्था और अचंभित है कालचक्र, और अचंभित है कालचक्र। तो ये कविता कन्या शिक्षा को ध्यान रखकर, उसके ध्यान में रखकर। कालचक्र में हमेशा आपको एक संवेदनशील कवि के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आपने उन विषयों पर कविताएं लिख दी जिनको कोई छूता ही नहीं है। अब एमडीएम भोजन मतलब मध्याह्न भोजन पर कौन कवि लिखेगा यार। जी जोशी सर। इनकी कविताओं का 5% जो अंश है ना, वो निदा फाजली साहब की कविता में था, जो मैंने डॉक्टर प्रदीप को सुनाई थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी। आलोक, आपने सुनी है वो कविता निदा फाजली साहब की, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जी जी आपने जी, वो बहुत प्रसिद्ध कविता है। जी हाँ, बहुत प्रसिद्ध कविता। जी जी, वो कविता सुनी है मैंने। तो आलोक सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि रचना प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कवि होना चाहते हैं या कवि होने के दौर से गुजर रहे हैं या कवि हो चुके हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उन सबके लिए मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जैसे हेमंत कवि हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उस दौर से गुजर रहे हैं, तो उन सब की ओर से सवाल ये है कि जब आप लिख रहे होते हैं, किसी विषय का चयन कर रहे होते हैं, तो एक तो विषय का चयन कैसे करते हैं, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आप विषय का चयन कर लेते हैं अपनी कविता के लिए, तो ये इतने खूबसूरत शब्द कहाँ से लाते हैं सर? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, तो एक्चुअली कविता कैसे लिखा जाता है या क्या उसका है, इसकी कोई रेसिपी नहीं है मेरे ख्याल से। सबका अपना, मेरे ख्याल से किसी मुद्दे तक पहुंचने का अपना एक तरीका होता है। उससे आपकी वाली रेसिपी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपी। अपनी बात है। हाँ जी, मैं अपनी बात बताऊंगा कि किन मुद्दों को, जैसे मेरे ख्याल से पहला आपका ये था कि कौन से मुद्दे आप चुनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाज में रहते हुए, अपने कार्यस्थल पर रहते हुए, लोगों से डील करते हुए, जुड़ते हुए लोगों से, जो बातें कहीं मन को छू जाती हैं, जो बातें ऐसी लगती हैं कि उससे अपना एक इमोशनल बॉन्ड दिखता है, उससे एक मन में कोई मतलब वो शब्द नहीं दिए जा सकते, कुछ भाव जगते हैं। उन भावों को जब थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि शब्दों में बयां करें, अभिव्यक्ति दें उसकी, तो कहीं ना कहीं वो काव्य रूप में भी आती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हिंदी साहित्य की धारा में भी आज का जो मजबूत धारा है, वो छंद मुक्त कविताओं का दौर है। यानी इसमें कोई व्याकरण हमें नहीं साधना है गजल की तरह या दोहों की तरह या छंदों की तरह। बस हमें थोड़ी सी एक तो संवेदना की बहुत जरूरत है कि हम जिनसे जुड़े, जिन भावों से जुड़े, पहले हम तैयार हों कि हम उन चीजों को लिखने की कोशिश करें।
तो उनको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि काव्य की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा प्रवाह हो, लय हो, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले को संक्षेप में आप बड़ी बात कह रहे हो, तो इन बातों को थोड़ा सा मैं कोशिश करके लिखता हूँ। पहला ड्राफ्ट बनता है तो उसके बाद और अपनी ही लिखे हुए को एक आउटसाइडर की नजर से दोबारा या तिबारा देखता हूँ उसको, उसमें फिर शब्दों का हेर फेर या और कोई चीज। मूल विचार तो देखो एक ही बार आता है जब कौंधता है हमारे मन में, मूल विचार कविता का वही होता है, लेकिन उसको शब्दों का जामा पहनाना और उसको एक रूप देना, आकार देना, वो मुझे लगता है कि जब तक वो कविता प्रकाशित होकर पब्लिक डोमेन में नहीं गई तब तक वो कवि के हाथ में होती है। कवि उसको बार बार बदलता है, शब्दों का हेर फेर करता है और चीजों को। तो और मुझे लगता है कि इसमें सबकी प्रक्रिया, सबकी अपनी समझ और काम करने का तरीका, मुझे लगता है हर कवि का अलग होता होगा, अलग तरीके से वो उस चीज को देखता होगा। तो मैं जो समझ पाता हूँ अपने लेखन के बारे में मैंने वो शेयर किया कि इस तरीके से जो भी मेरे मन को पहुंचती है बात, जो मुझे बहुत छू जाती है मेरे मन को, तो मैं उसे चाहता हूँ कि वो मैं लिख लूँ। जी सर, हैंड रेज करें। जी सर, पूछिए। मैं जानना ही चाहता था कि आप कितना पढ़ते हैं और आपका शब्द सामर्थ्य जो है, क्योंकि आप एक सोशल साइंस के टीचर हैं, एक हिंदी आपने अपने ऊपर ओढ़ी हुई है, या कहना चाहिए आपने एक उसको एडिशनल आपने क्वालिफिकेशन अपनी बढ़ाई है। हिंदी के शब्दों का, जैसा भट्ट जी कह रहे थे, डॉक्टर भट्ट पूछ रहे थे आपसे, शब्दों का चयन और शब्दों का सामर्थ्य एक निश्चित एक मेरी वोकेबुलरी है, लेकिन वो बढ़ती कैसे है? क्या आप क्रॉसवर्ड करते हैं, हिंदी के क्रॉसवर्ड वर्ग पहेली करते हैं जिससे आपको विभिन्न शब्द आपकी संग्रह में जुड़ते हैं, या आपकी सोच में कैसे आते हैं वो शब्द? मैं बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि कवि अपनी शब्द संपदा को कैसे बढ़ाते हैं और आप किसको पढ़ते हैं? कवि जी नहीं जी, कि तो गद्य जहाँ के तक लिए, या आपको? जी जी, जी तो जहाँ तक पढ़ने की बात है कि चूंकि मैं शिक्षक पेशे में हूँ और हमारे पेशे की ये न्यूनतम शर्त है कि हमें बहुत अपडेट रहना होता है और हमें पढ़ते रहना होता है बहुत नई नई चीजों को, खासकर अपने विषय से संबंधित चीजों को। और दुनिया के बारे में अगर मैं उदाहरण देकर कोई बात समझाऊंगा अपने बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नई घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हुए मैं कैसे यूज करूं, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। दूसरी बात कि शब्द कहाँ से आते हैं, तो मुझे लगता है चूंकि मैं एक तो हिंदी भाषी हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और अवधी जो कि हिंदी की एक, कह सकते हैं कि हिंदी का ही एक भाषा। हिंदी समूह की एक भाषा है, तो अवधी हूँ, तो एक लोक भाषा के शब्द भी मेरे पास हैं। ये मेरे लिए प्लस है, कभी माइनस नहीं होता। कई बार मैं ऐसे शब्द लेता हूँ जो अपने ग्रामीण परिवेश में होते हैं तो बड़ी मदद कर जाते हैं। वो कई बार हिंदी की तत्सम जी जी जी। मानक शब्दावली में वो शब्द नहीं मिलते तो वहां से मिल जाते हैं। तो एक उस पृष्ठभूमि का होने का फायदा, हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल का शिक्षक रहा हूँ, मैं स्टूडेंट रहा हूँ और अब शिक्षक भी हूँ, तो हिंदी माध्यम रहा है मेरी पढ़ाई का थ्रू आउट। तो वो एक मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण रहा है कि भाषा मेरे पास, मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक स्थिति में है मेरी शब्दावली। दूसरे, चूंकि मैंने सामाजिक विज्ञान विषयों को पढ़ाई की है, राजनीति विज्ञान एमए के दौरान मेरा सब्जेक्ट रहा, शिक्षा शास्त्र मैंने पढ़ा हुआ है, और अभी मैंने जो आपको कविताएं सुनाई वो शिक्षा विषयक रही है। तो शिक्षा में मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, भारतीय विद्वानों को पढ़ा है और विदेशों से। तो जो एक शब्दावली, मतलब कई, मुझे लगता है कि बहुत जगहों से, बच्चों से जो हम बात करते हैं, मेरी क्लास में, क्योंकि दिल्ली एक महानगर है और इसको मिनी इंडिया कहते हैं, और हमारी क्लासेस में जो बच्चे होते हैं वो हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, बहुत जगहों से हैं। तो उनकी जो शब्दावली का एक हमें कई बार हम बच्चों से पलट कर पूछते हैं कि अभी जो आपने कहा इसका क्या मतलब है, हमें समझ में नहीं आता, तो एक शब्दावली हमारे पास जुड़ जाती है। तो मुझे लगता है शब्द हमारे आसपास होते हैं, बस हमें उसको एक संवेदनशील तरीके से बस उसको कैच करना होता है और लेना होता है। तो इसी तरीके से कोई अलग से मैंने साधना नहीं की है। हाँ, पढ़ना मेरी हॉबी है, मैं पढ़ता हूँ। अभी भी रात में मैं पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद आती है, किताब मेरे हाथ में होती है और जब वो मेरे ऊपर गिरती है तब मैं सोता हूँ। तो
नई नई किताबें पढ़ना, कोई नई साहित्य की विधा में इतिहास बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, इतिहास विषय की किताबें, राजनीति विज्ञान की किताबें, कविताओं की किताबें, गद्य विधा में भी कोई किताब आई है, तो वो सब मैं जी पढ़ता रहता हूँ। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शब्द भंडार के जो स्रोत हैं वो यही सब है, मेरे समाज और आपकी मेरी जिंदगी के जो हिस्से हैं तो वो सब आपकी बातों से मिश्रा सर मुझे गिरदा की कविता की 2 लाइनें याद आ रही हैं। पूरी कविता शायद हेमंदा को याद होगी तो सुनाएंगे कि ध्वनियों से शब्दों तक जाना क्या कहने हैं और शब्दों से ध्वनियां ले आना क्या कहने हैं। मैं उल्टा बोल गया सर, क्यों हेमंदा? हाँ नहीं, बहुत यही है। ध्वनियों से शब्दों तक जाना क्या कहने हैं और शब्दों से ध्वनियां ले आना क्या कहने हैं। ये बहुत खूबसूरत एक कविता है गिरदा की, जो कभी एक बार शायद मैंने शो में सुनाई भी थी गिरदा का, जिस दिन हम गिरदा पर चर्चा कर रहे थे। तो अच्छा, ये तो आपने अपना जो एक रेसिपी जिसे आप कह रहे थे, आपकी रेसिपी है कविता लिखने की, तो इस रेसिपी से और लोग भी कुछ नई रेसिपियां अपनी रेसिपी में मिला के बना देंगे। ये अच्छी बात है। ये शो इसीलिए है कि हम एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे को सिखा सकें। अच्छा, आप एक और बड़ी महत्वपूर्ण एक नया शब्द सुनने में आया, देशभक्ति का पाठ्यक्रम। तो वो क्या है सर? वो मतलब देशभक्ति का भी पाठ्यक्रम बनाना पड़ा, ऐसा दौर आ गया कि अब देश में देशभक्ति का भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तो आजादी के दौर में जब गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह हुए, उन्हें तो देशभक्ति के पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ी, आज क्यों पड़ रही है? जी जी जी। तो दिल्ली में जो शिक्षा के क्षेत्रों में जो बदलाव हुए हैं उसमें आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ 2-3 पाठ्यक्रम यहाँ शुरू किए गए, जिसमें हैप्पीनेस करिकुलम से संबंधित राजेश जी से आपने बात की, उन्होंने बताया होगा जी उसमें डिटेल में। जी जी एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम एक, जिसमें बच्चों को कौशल निर्माण के लिए कि कैसे वो रोजगार वगैरह की तरफ उन्मुख होंगे, वो शुरू किया गया। एक कैंपेन हमने शुरू किया था पिछले साल दिल्ली में, देशभक्ति करिकुलम दरअसल वहां से ड्राइव हुआ। उस कैंपेन का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एट 70, यानी संविधान के 70 साल हुए थे, पिछले साल लागू हुए। तो उसके उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में एक प्रोग्राम चलाया, बच्चों को संविधान के मूल्यों से और संविधान से परिचित कराने के लिए, कि बच्चे उन मूल्यों को समझें, उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में लाएं, और वहीं से विचार आया। तो उस करिकुलम में उस प्रोग्राम की जो कंटेंट मेकिंग थी, मैं भी था, शामिल था। तो उसमें हमने ये कोशिश की कि संविधान की हमारी जो कोर वैल्यूज हैं, जो मुख्य मूल्य हैं उसके, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, इन सब को क्लासरूम के अंदर गतिविधियों के द्वारा, जीवन की रोजमर्रा के अनुभवों के द्वारा बच्चों को हम ऐसे जोड़ें, लिंक करें कि बच्चे को ये ना लगे कि संविधान कोई एक मोटा और कठिन शब्दों में लिखा कोई दस्तावेज है जिससे हमारे जीवन का कोई संबंध नहीं है, ये तो सरकार की कोई चीज है, हमारी चीज नहीं है। तो हमने उसमें कोशिश की कि बच्चों से जुड़ पाए वो संविधान के मूल्य, और उसका जो परिणाम आया वो बड़ा अच्छा रहा। उसकी एक ग्रैंड सेरेमनी की गई दिल्ली में, बड़ा उसका उत्सव रहा, संविधान उत्सव मनाया गया, और बच्चों ने बहुत लाजवाब प्रस्तुतियां की उसमें, कहानियां बनाई अपनी, नुक्कड़ नाटक किए बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं से एक बात ये ड्राइव करके आई कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन में हम बहुत सारी जो समस्याएं देखते हैं, उसमें प्रमुख समस्या एक ये भी है कि देश और देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, या जो देश के प्रति हमारा मत है, देश से लगाव के प्रति, उसको लेकर भी हमारे नागरिकों में कहीं ना कहीं एक ऐसा परिदृश्य उभरा है जिसमें बहुत सारी टकराव वाली स्थिति पैदा हुई है। जैसे बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट देने लगे बहुत सारे लोगों को कि ये देशद्रोही है, अगर किसी ने सवाल उठाए तो देशद्रोही हो गए। या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक समुदाय को देशभक्त ज्यादा कह रहे हैं, दूसरे को नहीं कह रहे हैं। तो देशभक्ति सुनने में तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ऐसा शब्द नहीं है जिस पर देश के सभी लोग जो है वो बहुत गहराई से सोचते हो। हम प्रयोग तो बहुत करते हैं इस शब्द का, लेकिन इस शब्द के द्वारा कई बार हम डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरे समूहों पर, कई बार हम अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं इसके द्वारा। जबकि देशभक्ति की, एक लोकतांत्रिक देश में देशभक्ति की क्या परिभाषाएं होंगी? जाहिर सी बात है, इसमें लाइट का काम जो करता है वो हमारा संविधान है, कि संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ स्वतंत्रता, समानता, विविधता को सम्मान देते हुए, अपने देश की सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए, जब हम एक गर्व की भावना विकसित करें, जब हम अपने कर्तव्यों, अधिकारों और सबके लिए परिचित हों,
तो इस पूरे करिकुलम में एक प्रयास किया जा रहा है बनाने, अभी ये बनने की प्रक्रिया में है, तो मैं इसमें ज्यादा अभी आपको नहीं बता सकता, हालांकि मैं उस टीम में हूँ। तो इसमें एक प्रयास है कि देशभक्ति के बारे में, आपने बिल्कुल कहा कि अभी तक भी किताबों में नहीं था, तो क्या लोग देशभक्त नहीं थे? बेशक हमारी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें बातें, कोशिश है उसमें पिरोया गया है, लेकिन अलग से गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, रोजमर्रा के अनुभवों के माध्यम से कोशिश की जाएगी इस वाले करिकुलम के थ्रू कि बच्चे एक्सपीरियंस करके, बच्चे आपस में जुड़कर इस देश की विविधता, इस देश के हेरिटेज, इस देश के लोगों, क्योंकि आफ्टर ऑल देश जो है, नो डाउट कि देश का झंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब सिंबल है, वास्तविक चीज है देश के लिए देश के लोग। तो देश के लोगों को वो समझ पाए, उनके साथ मिलजुल कर रह पाए, एकता की भावना हो, संविधान के मूल्यों के साथ जी पाए। तो एक प्रयास इसके अंदर किया जा रहा है कि अनुभवों के द्वारा बच्चों को डेली एक्टिविटी करा के, कहानियों से जोड़कर, उनके अनुभव लेकर, बहुत सारी कुछ एक्टिविटी इस तरह से डिजाइन की गई है। जब ये लॉन्च होगा तो आप लोग देखेंगे। तो इसमें एक प्रयास है कि कैसे देशभक्ति का एक वो रूप जो भारतीय परंपरा में रहा है, एक उदार रूप, एक लोकतांत्रिक रूप, एक समावेशी रूप, एक संविधान के मूल्यों को लेकर चलने वाला रूप, वो हम अपने जन जन तक पहुंचा पाए, अपने हर बच्चे को बता पाए। तो मेरे ख्याल से ये प्रयास है उस तरीके। जी मिश्रा जी, आप चूंकि सामाजिक विषय के शिक्षक रहे हैं और आप राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता हो गए सर, तो इस नाते मैं आपके जो आपने अभी वक्तव्य है उसमें छोटा सा एक संशोधन है, आपसे माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के जो तत्व है उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। आपके मुंह से निकला धर्मनिरपेक्षता, वो सेक्युलर है, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्ष लिखा गया संविधान में। तो हम एक शिक्षक होने के नाते जब शब्दों का चयन कर रहे हैं और उसको सार्वजनिक स्थल पर बोले, तो मुझे लगता है वो करेक्ट होना चाहिए। दरअसल इसमें क्या है, इसमें कि जो एनसीईआरटी की किताब आप देखेंगे जो 2005 एनसीएफ के बाद बनाई गई, तो एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 की या और 10वीं में भी जहां भी ये शब्द आया है, तो वहां धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया। गलत है सर, तो गलत है। हाँ, तो ये हो सकता है, ये अपना हो सकता है, इसका मतभेद है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक नेशनल शो में बोल रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भारत का मूल संविधान पढ़ें जो संसद द्वारा प्रकाशित है, कि किसी पब्लिशर का नहीं, पार्लियामेंट ने जो प्रकाशित किया मूल संविधान, उसको आप पढ़िएगा। उसमें सेक्युलर और पंथ निरपेक्ष शब्द है जो लिखा गया है, जो 1977 में अनुवाद जो है, जो अनुवाद किया गया मूल संविधान से, उसमें बेशक पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ है। सर मूल संविधान में तो ये शब्द नहीं था, मैं फिर माफी के साथ कहना चाहूंगा, मूल संविधान में शब्द था ही नहीं, ये आपातकाल में जोड़ दिया गया। हाँ, इंग्लिश से जो ट्रांसलेट किया गया जी, ये शब्द इस पर एक विवाद मतलब इस पे रहेगा, रहता भी है। मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा संविधान मूल रूप से जब बनाया गया था तो उसकी जो कोर एसेंस है वो सेकुलर ही रहा है शुरू से। उसको शब्द जोड़ दिया गया है, वो बाद में वो अलग बात है, वो सेकुलर ही रहा है। वो शब्द था नहीं, और शब्द जो जोड़ा गया वो सेकुलर था, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्ष कहा गया। तो वो थोड़ा सा, और जो आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो वो पता नहीं कौन विद्वान है, ऐसा उनको नमन है मेरा, जिन्होंने जो है शब्द ही बदल दिया वहां पर। तो ये गलतियां हो जाती हैं इस स्तर पर। खैर, अच्छा, आपने कहानियां भी कुछ लिखी हैं, मैं आपने खुद भी बताया थोड़ी देर पहले, तो किन्नरों पर आपने कुछ एक खास कहानी लिखी है। हमारे दर्शक हैं आप के दिल्ली के बहुत सारे शिक्षक हैं। पहले मैं संक्षिप्त में ये जरूर बताना चाहूंगा कि राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, सीमा सक्सेना जी हैं, नंदन राणा जी हैं, उड़ीसा से अशोक प्रधान जी हैं, और गीता उप्रेती जी हैं उत्तराखंड से, बीना फुलेरा जी हैं उत्तराखंड से, कृपाल सिंह शीला जी हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से, पूरन सिंह बोरा जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, कमल पोखरिया जी हैं, मनोज चौबे साहब हैं, अशोक कुमार जी हैं, विनीता कंबरी हैं, जगवी नेगी जी हैं, सुरेश्वर सिन्हा जी हैं, नागबेन सोयन है उड़ीसा से, हरीश चंद भट्ट हैं, अतुल शर्मा जी, उदय किरोला जी हैं बाल प्रहरी, जो बहुत अच्छे बच्चों के लिए लिखते हैं, रूपा बिष्ट जी हैं, और एक बहुत लंबी लिस्ट है सर, मोहन पाठक जी हैं, चंद्रकांत जोशी जी हैं, अशोक कुमार प्रधान जी हैं। वो सब लगातार देख रहे हैं शो को और आपकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए बहुत सारी टिप्पणियां वो लिख रहे हैं। तो अब हम आपके उस किन्नर वाली कहानी या जो दूसरी जो भी आपकी विधा बोलते बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो क्या आप कहानी हम सुन सकते हैं आपसे, अगर आपको याद हो तो?
कहानियां मैंने लिखी हैं, अभी ज्यादा नहीं लिखी है, 9-10 जी। कहानियां लिखी हैं मैंने, और कुछ समय समय पर अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में वो प्रकाशित हुई हैं। तो अभी तो फिलहाल चूंकि कहानियां बड़ी हैं लेकर मैं नहीं बैठा हूँ कि उनके कुछ अंश सुना पाऊँ। एक कहानी की तरफ आपने जी। इशारा किया है जो मैंने लिखा था, तो उसके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगा कि उसमें एक ऐसे पात्र की कहानी लिखी गई जो किन्हीं वजहों से मेरे जीवन के संपर्क में एक ऐसा पात्र आया जो जन्म से वो एक्चुअली थर्ड जेंडर थी, लेकिन चूंकि हमारे समाज में थर्ड जेंडर को लेकर, उनकी स्वीकार्यता को लेकर बहुत स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही। तो उसमें क्या हुआ कि उनके जो माता पिता ने उनका पालन पोषण एक लड़की के रूप में किया शुरू से, और तो ये एक रियल एक अनुभव रहा मेरे समाज में, जहां मैं पला बढ़ा वहां देखा मैंने। और उनकी शादी हुई, शादी होकर वो घर गई और पहले ही रात वो घर से अपने ससुराल से वापस आ गई, और उन्होंने कुछ कहा आकर कि पति को उन्होंने कुछ गलत काम में लगे हुए देखा और वो वहां नहीं रह सकती। तो लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है इनको लग गई हो बात, वो चली आई। उन्होंने पूरा जीवन काटा, लेकिन अंत समय जब उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद वो जो शरीर को नहलाने वाला एक रस्म होती है जिसमें महिलाओं के शरीर को नहलाती हैं, तो उस समय गांव के लोगों को पता लगा कि ये थर्ड जेंडर से संबंधित। तो उसको बेस बनाकर मैंने वो कहानी लिखी, जिसमें इस बात को दर्शाने की कोशिश की गई कि कैसे जो थर्ड जेंडर लोगों का जीवन है हमारे समाज में, वो कैसे मुश्किल हो जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक प्राकृतिक शारीरिक संरचना जो जन्म से उनको मिली, उसको हम लोग सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, और अपने वर्क फील्ड में जो अवसर है हमारे जीवन के, उनमें हम उनको वो स्थान नहीं दे पाते जिसके वो मानव होने के कारण, मानव वो उतने ही हैं जितने हम और आप हैं, तो मानव होने के कारण जो उनको मिलने चाहिए वो समाज की परंपराओं, रूढ़ियों या सोच की वजह से वो उनको नहीं मिल पाते। तो उसको एक टारगेट करके उसमें लिखा गया उस कहानी को। तो बहुत चर्चित कहानी रही, पत्रिकाओं में आई, प्रतिलिपि पर लगभग 20,000 लोगों ने उसको पढ़ा और सराहा, तो अच्छा रहा वो अनुभव। तो ऐसे ही मैंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं 8-10 वो मेरे आसपास के परिवेश के कोई पात्र रहे जिनको उठाकर ही मैंने वो लिखी है। अभी पिछले महीने के निकट पत्रिका में एक कहानी आई है, वो भी मैंने ऐसे गांव से मेरे एक पात्र थे उनको लेकर लिखा। तो आसपास के जीवन के जो लोग हैं जो हमें किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, कुछ वो ऐसा काम करते हैं, कुछ इस तरह से उनका जीवन होता है जिनसे हमें सबक कुछ, तो ऐसी कहानियों को मैंने कुछ पकड़ने की कोशिश की और लिखा है उनको। तो कहानियां, लेख मैं लिखता हूँ, जो भी समसामयिक शैक्षिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर, वो मैं पत्र पत्रिकाओं में और उसमें जाते रहते हैं, छपते रहते हैं समय समय पर। तो एक शिक्षक के तौर पे लेखन का काम पढ़ाने के अनुभव से जो निकलते हैं वहां से भी, और समाज में रहते हुए एक व्यक्ति के तौर पे जो मुझे मिलता है, जी, जोशी सर मेरा कुछ पूछना विश्वास है है आपसे। कि हमें लेखन काम जरूर करना चाहिए। जी नहीं, जी मैं सर। मुझे याद आता है कि जो थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, स्वतंत्रता जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो गांधी जी ने जी उस शहर विशेष की सारी तवायफों को बुलाया और उनसे ये कहा कि देखिए, हमारी लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम की है और इसमें सब योगदान कर रहे हैं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि जितनी तवायफें हैं, वो जब कोठे पे लोग बाग मनोरंजन के लिए आते हैं, तो आप जो भी आप गाती हैं वो ठीक है, आपका प्रोफेशन है, मुझे उससे कोई दुराव नहीं है, लेकिन एक गाना अंग्रेजों के विरुद्ध गाइए। बहुत बड़ी सोच थी कि एक गाना आप अंग्रेजों के विरुद्ध गाइए, और सब तवायफों ने वो किया। नहीं, किसी कवि ने लिखा, एक कविता लिखी छोटी सी, कि वह तवायफ, आपको आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी बिल्कुल, आवाज ठीक है? जी बोलिए सर, बोलिए। वह तवायफ कई मर्दों को जानती है, वह तवायफ कई मर्दों को पहचानती है,
शायद इसीलिए दुनिया को अच्छा जानती है। उसके कमरे में हर मजहब के भगवान की एक एक तस्वीर लटकी है, और ये तस्वीरें लीडरों की तस्वीरों की तरह नुमाइशी नहीं है। उसका दरवाजा रात गए तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के आदमी के लिए खुला रहता है। खुदा जाने उसके कमरे की सी कुशादगी हमारे मंदिरों और मस्जिदों के आंगन में कब पैदा होगी। बहुत बड़ी बात थी। खूब खूब। जी, हमारे एक दर्शक है सर गिरीश चंद्र जी, वो लिख रहे हैं कि रवि के आलोक में तिमिर नदारद रहता है, नवोर में इस कला में भाव प्रमुख ही रहता है, सरल शब्द मुक्त वक्तव्य आपके सदा स्मृति बना लेंगे, आप नित काव्य कर्म में रहें, हम सदा ईश आराधेंगे। ये आपको समर्पित कुछ पंक्तियां गिरीश चंद्र जी ने लिखी हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ अशुद्धियां हो तो अशुचिता हो तो कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा। गिरीश चंद्र जी, बहुत शानदार आपने लिखा है सर, और ये ऐसा लग रहा है किसी बहुत बुजुर्ग आदमी के लिए लिखा है, लेकिन मिश्रा जी भी बहुत युवा है। गिरीश जी का आभार। जी, तो हेमंत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आज के हमारे जो मेहमान हैं, इनके कविताओं के बारे में, इनके साहित्य के बारे में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था, मुझे याद आ गई हेमंत, एक मिनट। आपकी जो कहानी है सर, ये जो भी आपने जिसका केंद्रीय भाव हमको सुनाया, एक थर्ड जेंडर की जो कहानी थी, जब अंत में पता लगा कि वो थर्ड जेंडर थी और पूरे जीवन में उससे जूझती रही लेकिन बता नहीं पाई, तो वो बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक कहानी मुझे लग रही है, और मुझे लग रहा है उसमें नाटक और फिल्म की पूरे मसाले हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा उसको कि उस रूप में भी वो कहीं उसका इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी फिल्म या नाटक बन सकता है। क्या है बंदा? बहुत ही अच्छा। और अगर आप भट्ट जी को अनुमति दें सर, तो भट्ट जी ही इस पे कोई नाटक बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही बिल्कुल यथार्थ। बिल्कुल सौभाग्य, ये तो मेरे लिए प्रिविलेज की बात होगी। बिल्कुल भट्ट जी शैल नट से बहुत अच्छा नाटक करते हैं सर। अगर आप अनुमति दें तो युगमंच शैल नट से इसे किया जा सकता है। और आज एक खास बात भट्ट जी मुझे ये लगी, अक्सर वो रचनाएं हमको बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें लगता है कि ये तो मैं भी लिख सकता था, या ये मेरी रचना है। मैं आपको आज पता नहीं, महज इत्तेफाक है सर, हमारे यहाँ कुंडली मिलने का प्रावधान है। मुझे लगता है कि मिश्रा जी से मेरी कहीं कुंडली मिली हुई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मैंने बार शुरू में ही कहा था सर। हाँ, एक बार क्या हुआ कि कैंप जाना था, तो इंटरमीडिएट के लड़के सर, हमारे यहाँ बहुत गरीब बच्चे आते हैं। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ नैनीताल, बहुत गरीब बच्चे गाँव से आते हैं, कोई रिश्तेदार के यहाँ रहता है, कोई फ्री हॉस्टल्स में रहता है। तो कैंप में जाने की बात थी 9th से 12th के बच्चों की। तो शायद कपड़े नहीं थे, तो मुझसे आके वो बतिया रहा था, सर वो कपड़े कहीं से उधार मिल जाएंगे या आप दे देंगे बाद में। तो फिर एक सीनियर टीचर ने आके मुझे डांटा कि हेमंत, ऐसे बच्चों से दूरी बना के रखिएगा। आपसे तो बेझिझक आकर के कपड़ों की कह रहे हैं, टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, साबुन की बात कर रहे हैं, तो बच्चे में और टीचर में डिस्टेंस होनी चाहिए। मैंने कहा सर सॉरी, आइंदा थोड़ा दूरी बना के रखूंगा, क्योंकि मेरा भी परिवेश गांव का रहा है, बच्चा भी गरीब है, इसलिए आ गया। तो सर इत्तेफाक कहिएगा कि उस दिन मैंने 2 लाइन लिख करके अपने सर को सुनाई थी, प्रिंसिपल साहब को, कि क्या बच्चे और शिक्षक में जरूरी है कि दूरी हो। मुझे तो लगता है कि शिक्षक बनने के लिए बच्चा होना जरूरी है। मैंने भी, मतलब मैं आज धन्य हो गया सर जब आज की वो कविता मैंने सुनी, तो मुझे उस दिन की बात याद आ गई। तो आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा सर, प्रतीक बहुत अच्छी। ये बहुत इत्तेफाक बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। तो ये जी 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 हेमंत, और कुछ कह रहे हैं सर? बस सर। मिस्टर सर, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। वैसे हमने जो ऑफिशियली 1 घंटे का समय रखा, लेकिन वो 1.5 घंटा तो हो ही जाता है। एक के साथ आधा तो फ्री है ही है, कभी कभी पूरा भी फ्री हो जाता है, 2 घंटे भी पहुंच जाता है कभी कभी। लेकिन हम मेहमानों को ज्यादा कष्ट देते नहीं है सर। गिरीश सर हमारे साथ हैं और हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं।
सुबह जो सवाल, सुबह मतलब कार्यक्रम के शुरू में 1 घंटे पहले जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने का समय है, और अभी तक एक भी दर्शक ने उसका जवाब नहीं दिया सर। मैंने जो सवाल पूछा था जोशी सर, उसका जवाब पूरन सिंह बोरा जी ने जरूर दे दिया है। जो मैंने क्या? घटना सुनाई थी उसका जवाब दे दिया उन्होंने, लेकिन बोरा जी उसके लिए आपको चश्मा इनाम में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सवाल नहीं था, वो एक घटना थी, और आप समझ गए वो कौन थे व्यक्ति। तो लेकिन अच्छा, वो तो आपका तुमने लिखा था। नहीं, एक जी जवाब जी, आया था शुरू में, बहुत पहले एक जवाब आया था अच्छा हो सकता है सर, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। राजेंद्र उपाध्याय जी इस काम को शुरू देख रहे हैं। में, किसी ने एक उपाध्याय जवाब जी, दिया था। उपाध्याय जी प्लीज बताइए अगर कोई जवाब आया हो तो हमें कमेंट में लिख के भेजिए सर, ताकि हम अगर सही जवाब हो तो उनको इनाम घोषित कर सकें। और वो अभी भेजेंगे सर उपाध्याय जी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उनका उसका जवाब आज दे दें, क्योंकि सब लोग उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक है। फिर हम ये तब तक मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा, हाँ, मिश्रा जी कोई और बात जो आप छूट रही हो, महत्वपूर्ण हो, जो आज आप कहना चाहते थे अभी तक नहीं कह पाए हो किसी वजह से, तो आप उसको सर सोच के तैयार रखिए, फिर हम आपसे अंतिम बार बातचीत करेंगे, उसको सुनेंगे आज के दिन के लिए। जी बल्कि सर, जोशी एक सर। बात पर रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि सर की किताबें अगर हम लेना चाहें तो कहाँ से और कैसे मिल सकती? हाँ वो सर एक 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 कमेंट आया है, अशोक कुमार जी उन्होंने भेजा है कि अगर किताबें लेनी हो तो ये स्क्रीन पर है सर लाइव, अमेजोन से आप किताबें ले सकते हैं। मिश्रा जी की जो किताबें हैं, जो भी दर्शक आपकी किताबें पढ़ना चाहते हो तो ये लिंक दिया हुआ है जी, फेसबुक कमेंट्स पे, आप देख सकते हो। स्क्रीन पर भी मैं लाइव कर रहा हूँ। हेलो अशोक कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सुविधा हम सबको दे रहे हैं। ये महज संयोग है कि पहली बार आपके बारे में हम सुन रहे हैं और हम लोग आपस में मिल रहे हैं, लेकिन आपने जितनी कविताएं कही लगा कि हमारे अंतर्मन की बात है, ये हमारी कविताएं हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हर शिक्षक को लगा कि मेरी बातें आप कह रहे हैं, तो हर शिक्षक को अगर ऐसा लगा तो निश्चित रूप से आपकी कविताएं हम सभी के लिए हैं, सभी बच्चों के लिए हैं, समाज के लिए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और ईश्वर ने चाहा तो कभी जरूर आपके दर्शन होंगे और हम करेंगे आपके दर्शन। जी जोशी सर, राजेंद्र जी प्रसाद जी। उपाध्याय जी कह रहे हैं कि एक जवाब आया था मुक्तिबोध। अच्छा, गजानन मानो मुक्ति बोध, हाँ, ये सौभाग्य से ये उत्तर गलत है। अ, इसका उत्तर हमारे देश के मूर्धन्य कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र जी, उनके लड़के अच्छा। अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र जी हम्म। इसका उत्तर था। अनुपम मिश्र जी, स्वर्गीय अनुपम मिश्र जी का देहावसान हुआ, और अनुपम मिश्र जी का जो जीवन था पूरा गांधीवादी जीवन था, और गांधी मार्ग उनकी एक पत्रिका वो निकलती है। इन्होंने संस्कृत में एमए किया, लेकिन उनकी जो किताबें हैं हेमंता, इतनी अच्छी किताबें हैं बहुत उनकी। प्रसिद्ध पत्रिका है। राजस्थान की रजत बूंदें आज भी खड़े हैं तालाब, और वो आदमी ने, इस शख्सियत ने कभी कॉपीराइट नहीं दिया। उनकी किताबों में प्रकाशकों ने लाखों रुपए कमाए, लाखों, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी किताब का कॉपीराइट नहीं लूंगा, मेरा ज्ञान जो है वो लोगों के लिए है, या मैंने जो बहुत संचित किया है समाज से किया है, वो मैं समाज को दे रहा हूँ। और वो किताबें मतलब नतमस्तक है। मैं तो अक्सर जब उनका नाम आता है मैं तो श्रद्धा से, कभी कभी आंसू भी छलक पड़ते हैं। इतने इतने मतलब सरल व्यक्तित्व के आदमी अनुपम मिश्र। उनके फादर जो थे वो भवानी प्रसाद मिश्र जी, हमने सब, हमारे फादर के फेवरेट कवि थे, और वो क्या कविताएं लिखते थे। अनुपम मिश्र जी ने जो काम किया जल संचयन के लिए, जल के प्रबंधन को लेके जो जागरूकता फैलाई, वो रिमार्केबल है। शत शत प्रणाम इस शख्सियत को। अनुपम मिश्र उत्तर था इसका। जी धन्यवाद सर। कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, या कुछ पढ़ कर सो, कुछ लिख कर सो, तू जिस जगह से जगह सवेरे उससे कुछ आगे बढ़। ये शानदार कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की ही है, और हम सबको खासकर शिक्षकों को प्रेरित करती हैं पढ़ने लिखने के लिए। और आप तीनों ही लोग पढ़ने लिखने के पढ़े लिखे लोग नहीं है आप तीनों सर। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप तीनों पढ़े लिखे लोग नहीं, आप तीनों पढ़ते लिखते लोग हैं, हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं आप तीनों। तो आप जैसे विद्वानों के लिए ही ये लाइनें लिखी हैं कि जो पढ़े लिखे तो नहीं है, पढ़ते लिखते भी रहते हैं साथ में। शिक्षक को पढ़ता लिखता होना बहुत जरूरी है।
तो आलोक सर, मैं आपसे जैसा कि अनुरोध किया था कुछ देर पहले, कुछ छूट रहा हो महत्वपूर्ण जो आपने सोचा था कि मैं ये जरूर शेयर करूंगा और अभी तक नहीं कर पाया, तो अब आपका नंबर सर। तो खैर ऐसी कोई खास बात नहीं मुझे कहनी है, पर चूंकि कोविड वाला समय ये है तो उससे संबंधित मुझे एक बात याद आ रही थी कि बहुत बार हम लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हम नमन करते हैं। उन्होंने ऐसे संकट के समय हम लोगों के प्राणों की रक्षा की। और कोरोना वॉरियर्स में जब हम नाम गिनाते हैं तो उसमें डॉक्टर, नर्स, हमारे सुरक्षा कर्मी, एक नाम जो जैसे अशोक की सिंह की जो लाट है उसमें एक शेर पीछे छूट जाता है, तो वैसे एक नाम हम शिक्षकों का जो चेहरा है वो पीछे रह जाता है। तो इस दौरान हम शिक्षकों ने बड़ा बढ़ चढ़कर काम किया है। कोरोना के समय दिल्ली में भी जैसे मैंने खुद लगभग 2.5 महीने लगातार 12-12 घंटे की ड्यूटी क्वारंटीन सेंटर में दी है। तो हमारे शिक्षक बहुत बढ़ चढ़कर इसमें काम कर रहे हैं। तो जब भी कोरोना वॉरियर्स की बात की जाती है तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि शिक्षक हमारे भी इस मोर्चे पर सबसे आगे खड़े हैं वो भी। तो उनको भी मैं नमन करता हूँ सभी शिक्षकों को। अमूमन उनकी बात अखबारों में या मीडिया में उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से और कोरोना वॉरियर्स की बात की जाती है। तो मुझे लगा कि एक ये अच्छा मंच है द टीचर शो का कि जहां पर हम अपने टीचर्स के इस योगदान को सराह सकें और उनके योगदान को हम नमन कर सकें। तो ये मुझे कहना था, मुझे लगता है जरूरी बात जी है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात कही सर आपने। शिक्षक जो है चौथे कोरोना वॉरियर है, जो अशोक की लाट चौथी वाले पीछे दिखता नहीं है सिर्फ। और सर हम भी पिछले 130 दिनों से कोरोना ड्यूटी पर हैं लगातार। आज 130वां दिन है, हम लगातार ड्यूटी पर हैं। शाम 7 बजे लाइव होते हैं, लेकिन उससे पहले दिन भर तैयारी करते हैं। और ये कोरोना का ही असर है द टीचर शो। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद द टीचर शो भी नहीं हो रहा होता। तो हेमंदा हमारे कोरोना वॉरियर, जोशी सर हमारे कोरोना वॉरियर। इस शो में जितने भी हमारे शिक्षक आए, अद्भुत शिक्षक, अविस्मरणीय अतुलनीय शिक्षक आए, वो सब कोरोना वॉरियर हैं, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में हम सबका उत्साहवर्धन बढ़ाया। और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, गीत, गजल, साहित्य, पता नहीं सर कौन कौन सी विधाओं के शिक्षक आए। 130 लोगों को एक मिनट में बताना बड़ा मुश्किल है। तो वो सब कोरोना वायरस से। मिश्रा सर की कविताओं के बारे में तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है कि ये सब हम सब की कविताएं और हमारे मनोभावों को उन्होंने हमसे पहले कह दिया। बस कभी न मिश्रा जी की कविता हमने पढ़ी, न हम से मिश्रा जी मिले, लेकिन देखिए महज इत्तेफाक है। इसका मतलब मानवीय संवेदनाएं पूरे विश्व में एक सी है। इतना प्यारा सर आपने लिखा है और मुझे तो लगता है कि ये हर स्कूल में एक किताब होनी चाहिए आपकी। जी सर, मिश्रा का मतलब ये मिश्र हो जाना, मिश्रित हो जाना, मिल जाना। तो वो मिश्रा है तो सबसे मिल जाते हैं, सबकी भावनाएं उनसे मिल जाती हैं, इसलिए वो मिश्रा जी हैं। तो बहुत शानदार आपने लिखा वाकई। और मित्रों, कल ठीक 7 बजे हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे और कल हम दिल्ली से चलेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर, जो कि प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट आपने नाम सुना होगा, बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है। नर्मदा जब चट्टानों के पत्थरों के बीच से निकलती है तो वो नजारा देखने लायक होता है। तो कल जबलपुर से हमारे साथ संगीत के शिक्षक होंगे, आचार्य होंगे, डॉक्टर प्रकाश तिवारी सर, जो हमें संगीत के बारे में बताएंगे, गीतों के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश तो बहुत जबरदस्त विविधतापूर्ण राज्य है, उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके कुछ गीत, संगीत और लोकगीतों को सुनेंगे। जैसे आज हमने मिश्रा सर की मिश्रित कविताएं, कहानियां सुनी, तो कल हम प्रकाश तिवारी जी को सुनेंगे। और अब तक के 129 एपिसोड हमारे YouTube चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है कि YouTube चैनल विविधा को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और मिश्रा जी जैसे अतुलनीय शिक्षकों को सारे देश के शिक्षकों के साथ शेयर कीजिएगा इस चैनल, जिससे कि सब ऐसे प्रतिभाशाली कवियों से कुछ सीख सकें, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। मिश्रा जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी के आभारी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी के आभारी हैं, सारे दर्शकों के आभारी हैं जिनका नाम मैं ले पाया, और जिनका नहीं ले पाया उनके और ज्यादा आभारी हैं, क्योंकि उनका नाराज होने का खतरा है कि हमारा नाम नहीं लिया गया। हम लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ जिनका नाम मैं नहीं ले पाया। उनका ज्यादा आभार है जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, और बाकी लोगों का भी है। जोशी सर का आभार, हेमंत सर का आभार। शाम हम ठीक 7 बजे द टीचर शो के एपिसोड 131 में
मिलेंगे डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी के साथ। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार। The Teachers Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। The Teachers Show.